ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये है विंटर 23 क्वेश्चन पेपर 22 एज आई प्रॉमिस्ड यू गाइस। ठीक है, जो मैंने पेपर आपको बोला हुआ था वही मैं आज करवा रहा हूँ, एंड जो मैंने लिस्ट भेजी मैं उसी उसी को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस पेपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द एलिमेंट्स सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर आर इन पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। Describe the variation in atomic radius from silicon to sulfur. So what is the variation in atomic radius? Atomic radius decreases, yes, so it decreases. अच्छा, अदर थिंग्स दैट यू नीड टू रियलाइज ओवर हियर कि देखो इधर एग्जामिनर क्या बोला हुआ है, एग्जामिनर बोला हुआ है डिस्क्राइब कर दें। एग्जामिनर ये नहीं बोला, एग्जामिनर ने एक्सप्लेन नहीं बोला, तो आपको अपने आप को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू डिस्क्राइब, यू जस्ट नीड टू स्टेट दैट्स इट। ठीक है जी, सो इट डिक्रीजेस फ्रॉम सिलिकॉन टू सल्फर। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलिकॉन इज दिस मच, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज दिस मच। एक्सप्लेन दिस डिफरेंस। क्या क्यों है ये डिफरेंस, सिलिकॉन का इतना ज्यादा क्यों है और सल्फर का बेचारे का इतना छोटा क्यों है? वेरी गुड। तो सिलिकॉन इज ए जायंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल, जो हमने पढ़ा हुआ है, ये पीरियड 3 का सवाल है। सो सिलिकॉन इज अ जायंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल, व्हेरेज सल्फर जो है वो एक सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। हम सबको पता है जायंट चीजों में वो आयन, उनकी जो बॉन्डिंग होती है उनके अंदर वो तोड़ी जाती है। ठीक है, तो जायंट आयनिक है तो आयोनिक बॉन्डिंग तोड़ी जाएगी, जायंट मेटालिक है तो मेटालिक बॉन्डिंग तोड़ी जाएगी, जायंट कोवेलेंट है तो कोवेलेंट बॉन्डिंग तोड़ी जाएगी। लेकिन सिंपल मोलेक्युलर में क्या होता है, जो भी चीज सिंपल होती है उसमें इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जोड़ी जाती है, राइट? एंड वी ऑल नो दैट द बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, राइट? सो देयरफॉर सल्फर का इतना कम आ रहा है और सिलिकॉन का इतना ज्यादा आ रहा है। हमें 3 मार्क्स के लिए इसको प्रॉपर्ली फ्रेज करके लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? वी विल से दैट सिलिकॉन इज ए जायंट कोवेलेंट structure while sulfur is simple molecular. Covalent bonds are broken in silicon, whereas अच्छा, और सल्फर में कौन सी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होंगी, क्या अंदाजा है? अगर हम उसको भी थोड़ा और मजीद स्पेसिफाई कर दें कि इंटरमोलेक्युलर फोर्स ये वाली है, तो कौन सी इंटरमोलेक्युलर फोर्स होगी इन सल्फर स्पेसिफिकली? टेम्पररी डायपोल्स होंगी, इंड्यूस्ड डायपोल होगी या टेम्पररी डायपोल्स होंगी। सो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर broken in silicon, whereas temporary dipoles are broken in sulfur. Covalent bonds are much stronger and require more heat to break. Whoops. More heat to break. More heat to break. No. Induced dipole is not a type of covalent bonding. Induced dipole is the type of an intermolecular force. ठीक है? It is coming about because of the uneven distribution of electrons in an atom at any point, at any given time. So वो it's not coming about covalent. Covalent तो है बाकायदा sharing of electrons ना, intermolecular forces में कभी sharing नहीं होती। उनकी कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिस पे कोई चीज पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बन रही है, हो सकता है हाइड्रोजन हो उसमें और कोई लोन पेयर्स वगैरह हो, या हो सकता है सिंपली जस्ट इलेक्ट्रॉन्स किसी वक्त में ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि उसमें एक पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है, व्हिच इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ टेम्पररी डायपोल्स। ठीक है, इंड्यूस्ड डायपोल ये जो परमानेंट टेम्पररी और तुम्हारे पास जो ये है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, ये इंटरमोलेक्युलर फोर्स है। सर एमएस में आईडी लिखा होता है, बट वी कैन राइट, यस यू कैन राइट टेम्पररी डायपोल्स फॉर इट, यू कैन राइट आईडी डायपोल्स, यू कैन राइट इंड्यूस्ड डायपोल्स, all three words are accepted and these are meaning the same thing. अच्छा, ठीक है Rahima, I hope I've cleared your query. Bonds are very different to intermolecular forces. Intermolecular forces are in no way, shape or form similar to bonds. Table 1.1 shows some properties of the elements Si to S. The first ionization energy of P is not shown, but won't S also have covalent bond? Yes, Rahima. Sulfur also has a covalent bond. There is no doubt in that. There is no doubt in that. लेकिन देखो, when we're talking about silicon ना, silicon has a giant tetrahedral structure. ठीक है, silicon has a giant tetrahedral structure.
ठीक है। सिलिकॉन को जो होल्ड कर रहा है ना पूरा लैटिस, वो इसके कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। और दिस इज अ रिपीटिंग पैटर्न, ये मतलब बहुत बड़ा चलता है ये पैटर्न। दिस इज लाइक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सिलिकॉन जो इस तरह से बॉन्डेड होते हैं। अब अगर तुम राहिमा व्हाट यू डू इज यू डिसाइड टू मेल्ट इट, तो अब इसमें इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस आर नॉट द वंस दैट आर अपोजिंग यू, दे आर नॉट अपोजिंग यू। What's basically the opposition या what you have to overcome is you're just breaking chunks of these covalent, मतलब आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से covalent bond तोड़ के उस चीज को में से कुछ छोटी चीज निकाल लेते हैं। So like you have millions of bonds, इस पूरी जगह में तुम्हारे पास millions of bonds हैं, अब तुम यहाँ से ये हिस्सा तोड़ के भी निकाल लोगे तो इट डज नॉट मैटर, वो अभी भी इसमें जो है वो थाउजेंड्स ऑफ बॉन्ड है, तो स्टिल केमिकली सिमिलर टू दैट। तो जायंट में तो आप लोगों ने याद रखना है कि जायंट कोवलेंट कंपाउंड्स में या जायंट स्ट्रक्चर्स में वो बॉन्डिंग तोड़ी जाती है। जब हम मेल्टिंग बॉन्डिंग की बात करेंगे जायंट में, तो वो बॉन्डिंग जो इनके अंदर बॉन्डिंग होगी वो तोड़ी जाएगी। वेराज जब मैं सिंपल मोलेक्युलर की बात करता हूँ ना, तो सल्फर एग्जिस्ट एज एसेट, ठीक है। अब ये एसेट का मॉलिक्यूल है, वो एसेट का मॉलिक्यूल दूसरा, और ये एसेट के, ये इनके बीच में, अब एसेट टू एसेट के बीच में वो नहीं है, कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, इनके बीच में इंटरमोलेक्युलर, हाँ इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन मैं सिंपल मोलेक्युलर सब्सटेंस को जब बॉयल या मेल्ट कर रहा हूं तो आई एम नॉट ब्रेकिंग द मॉलिक्यूल, मैं मॉलिक्यूल को तोड़ के S4 में नहीं बना रहा, बिकॉज मेल्टिंग या बॉइलिंग में केमिकल कॉम्पोजिशन तो ही रहती है ना। सो व्हाट आई एम जस्ट डूइंग इज आई एम जस्ट ब्रेकिंग दी इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, मैं सिर्फ ये तोड़ रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग विद दी कोवेलेंट बॉन्ड्स इन सिंपल मोलेक्युलर। सिंपल मोलेक्युलर में सिर्फ इंटरमोलेक्युलर फोर्स तोड़ी जाती हैं और जायंट्स में उनकी बॉन्डिंग तोड़ी जाती है, ठीक है। एंड जो है वो यू माइट ऑल्सो वांट टू, अगर प्रॉब्लम हो तो मैंने ये आई थिंक खालसा केमिकल बॉन्डिंग की पहली क्लास में ही बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। टेबल 1.1 shows some properties of the elements Si2S. The first ionization energy of P is not shown. So अना मैं रिपीट करता रहूंगा, टेंशन नहीं लो। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेकिन तुम्हें पता ऑलरेडी है, तो आई नो दैट। अच्छा, तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p subshells, complete table 1.1 to show the number of s and p electrons in an atom of silicon, phosphorus and sulfur। तो भाई सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर में इलेक्ट्रॉन्स इन s सबशेल कितने होते हैं? बच्चे कह रहे हैं 666। यस, सो यू गाइस आर करेक्ट, 666। अच्छा, जो ये बच्चे 666 कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इफ वी गो टू द पीरियोडिक टेबल, अगर हम यहाँ पे जाते हैं एंड सैडली जो है वो रोटेट हो सकता है ये, आई हैव गॉट नो आइडिया, आई डोंट थिंक आई कैन रोटेट दिस। खैर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उसको स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे पेस्ट करके, माशाल्लाह से, एक सेकेंड, जस्ट टू सी द थिंग मच मोर क्लियरली, और इसको बड़ा भी कर लेते हैं। अच्छा, सो इफ वी आर लुकिंग एट सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर, ठीक है, तो अब यहां तक आने के लिए क्या करना पड़ता है? वी नीड टू गो 1s2, ठीक है, देन 2s2 है, देन 2p6 है, देन 3s2 है, एंड देन 3p, ये 3p2 हो जाएगा, ये 3p3 हो जाएगा, वो 3p4 हो जाएगा, राइट। 3p2 3p3 3p4, इनमें बस इनके p में फर्क है। अगर s में देखोगे तो 1s में दो, 2s में दो, और फिर 3s में दो, तो 2 2 2 6 हो गई है। सो s में हम 6 लिख रहे हैं, और p के कितने हो जाएंगे? p के बच्चे बता रहे हैं, तौबा। अच्छा, so let's write this down। सिलिकॉन का फॉर एग्जांपल है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। फॉस्फोरस का एग्जैक्टली ये चीज है, बस यहाँ पे 3p3 आ जाता है, और सल्फर की एग्जैक्टली यही चीज है, बस यहाँ पे 3p4 आ रहा है। सो फर्क इनके पीज में क्या है? 3 + 2 हमारे पास जो है वो यहाँ पे सही लिखा मैंने, 1s2 2s2 2p6, हाँ ठीक है। सो 6 + 2 ये हो गया 8, और फिर ये हो जाएगा 6 + 3 9, और वो हो जाएगा 6 + 4 10। आपके पास p इलेक्ट्रॉन में, आपके पास p वाले सबशेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। रहमान, सिलिकॉन में भी इंड्यूस्ड डायपोल्स होती हैं, जो भी सब्सटेंस होगा हर सब्सटेंस में इंड्यूस्ड डायपोल्स होती हैं, बट जब हम उसको मेल्ट या बॉईल कर रहे होंगे ना, तो द मेन फोर्स दैट यू आर ब्रेकिंग बिकॉज जायंट थिंग, उसमें आप उसका वो बॉन्डिंग तोड़ रहे होगे, ठीक है। बिटवीन टू SI मॉलिक्यूल्स इंड्यूस्ड डायपोल्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, हर चीज में होते हैं। यस, अलोंग विद द कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, हर चीज में होंगे, लेकिन हम जब उसको मेल्ट कर रहे हैं तो वी आर मोर कंसर्न विद द कोवेलेंट बॉन्ड, वी आर नॉट कंसर्न विद द इंड्यूस्ड डायपोल। Construct an equation to represent the first ionization energy of Si।
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एसआई कैसे लिखी जाएगी? वेरी गुड फिजा, वेरी गुड अनका। तो इसका मतलब है आप लोग अच्छा खासा अपना रिवीजन कर रहे हो, यू गाइस आर करेक्ट। अच्छा, सिलिकॉन जो है वो गैशियस से तब्दील किस चीज में होगी? सिलिकॉन प्लस गैशियस में एंड प्लस ई माइनस। ठीक है, रिमेंबर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? रिमूवल ऑफ वन, ई माइनस होती है। और हमारा ये चीज याद रखना है कि ये चीज जो है वो हमेशा गैशियस में लिखी जाएगी। ठीक है, आप एक गैशियस भूल जाओगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपने अगर ये प्लस और न्यूट्रल वाली चीज उल्टी जगह लिख दी तो वहां पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस प्रॉपर्ली, इसमें कोई मार्क्स लूज करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। रिमेंबर यहाँ पे स्टेट सिंबल्स आपके पास गैशियस है। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, थ्री पॉसिबल values for the first ionization energy of P are given, circle the correct value। अच्छा, मैं जो हूं वो ये वैल्यूज वहां पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि फॉस्फोरस के लिए उन्होंने तीन पॉसिबल वैल्यूज आपको दी हुई हैं। आपको सिलिकॉन की, फॉस्फोरस, सल्फर की ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। दे आर आस्किंग यू विच वैल्यू यू थिंक इज गोइंग टू बी करेक्ट फॉर फॉस्फोरस। थर्ड वन, रुबैफा एंड फिजा आर सेइंग थर्ड वन है। व्हाई इज दैट जी? और बच्चों का क्या ख्याल है? सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर में फॉस्फोरस की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी? क्या लग रहा है, क्या अंदाजा है? ओके, सो लेट्स सी, आप लोग अगर याद है, सो इफ यू रिमेंबर इन योर, हमने जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बात करी है, यस यू गाइस आर राइट, पहुंच गए उधर तक। जब हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करी है, सो आई टोल्ड यू टू रिमेंबर दिस जनरल ट्रेंड, क्योंकि आपको हेल्प होगी, राइट? रिमेंबर ग्रुप 1 फिर ग्रुप 2 है ये, देन ग्रुप 13 में डिप आता है हल्का सा, एंड देन ग्रुप 14 राइजेस टू ओवर हियर, देन ग्रुप 15, ठीक है, देन ग्रुप 15 और ग्रुप 16 के बीच में दोबारा से डिप आता है, एंड देन यू हैव अ ग्रुप 17 एंड द ग्रुप 18। ठीक है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये ट्रेंड जो है वो याद रखो। आप ये ट्रेंड याद रखोगे आपके लिए बहुत आसानी होगी, राइट? नाउ व्हाट डू वी सी, अगर मैं फास्फोरस और सल्फर को देखूं तो फास्फोरस जो है वो ग्रुप 15 में है, सल्फर जो है वो ग्रुप 16 में है, यानी उनकी कहानी होगी ये वाली। दिस विल बी द कहानी ऑफ बोथ ऑफ देम। यानी इस बात का मतलब क्या है कि फास्फोरस की मस्ट बी हायर देन सल्फर। और वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है बिकॉज इफ यू सी ओवर हियर, फास्फोरस इज अ 3p3 whereas सल्फर इज अ 3p4। फास्फोरस में क्या है? फास्फोरस का p ऑर्बिटल ऐसा है, फास्फोरस में तीनों के तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड। लेकिन सल्फर में क्या मसला है? सल्फर में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब एक का पेयर बन जाता है, एंड देयरफॉर ओवर हियर यू गेट स्पिन पेयर रिपल्जन। और स्पिन पेयर रिपल्जन जैसे हमको पता है कि जो चीजें पेयर्ड हैं वो ज्यादा रिपेल करती हैं, उनको हटाना ज्यादा आसान होगा। सो इट विल बी कंसिडरेबली इजियर टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सल्फर देन फ्रॉम फास्फोरस, एंड देयरफॉर फास्फोरस इज गोइंग टू हैव ए हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो देन डू लेट मी नो, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। तो 1060 हो गया, सर्कल द करेक्ट वैल्यू, एक्सप्लेन योर चॉइस इंक्लूडिंग कंपैरिजन फॉर योर चोजन वैल्यू टू दोज ऑफ एसआई एंड एस। अब हमने पूरा एक कंप्लीट आंसर लिखना है। ठीक है, हमने तो अभी सिर्फ सल्फर को देख के कर लिया क्योंकि हमें पता है सल्फर से ऊपर हमें देनी थी, लेकिन अब मुझे सिलिकॉन से भी कंपैरिजन करना है और सल्फर से भी कंपैरिजन करना है। क्या बातें समझते हो मुझे यहाँ पे लिखनी चाहिए जिससे मुझे 4 के 4 मार्क्स पूरे पूरे मिले? व्हाट थिंग्स आई शुड राइट? सिलिकॉन के कंपैरिजन क्या होगा, सल्फर के कंपैरिजन क्या होगा? Phosphorus has greater nuclear charge and smaller radius than S. Very good. It is Rahima, if you're talking about atomic radius, पर तुम atomic radius को relate करती हो, atomic radius को तुम्हें relate करना पड़ेगा to the attraction. That is the main point. आपने उसका वो जो eventual conclusion है वो देनी पड़ेगी, ठीक है? No, that's not, वो conclusion तो देनी पड़ेगी ना. If you're not giving the conclusion, then it's not a complete answer. In S, there is greater attraction on valence electrons. अच्छा, मेरे हिसाब से अगर मैं होता, मैं ये आंसर कैसे लिखता? सबसे पहले तो मैं ये बताता इसका सिलिकॉन से ज्यादा क्यों है, ठीक है? और वो क्यों है? बिकॉज हम सबको पता है फॉस्फोरस का ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज है देन सिलिकॉन, ठीक है? फॉस्फोरस के अंदर शील्डिंग कांस्टेंट रहती है, ये जो सिलिकॉन है आपका, ठीक है? सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर में तीनों में ही सेम शील्डिंग है, ठीक है? और फास्फोरस का न्यूक्लियर चार्ज इज बिटवीन सिलिकॉन एंड सल्फर। ये बातें लिख दी। अच्छा, फिर मैं बोलता कि फास्फोरस का एटॉमिक रेडियस छोटा है देन आपका सिलिकॉन, उसकी वजह से फास्फोरस जो है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा जोर से खींच रहा है, देयरफॉर फास्फोरस इज गोइंग टू हैव ए हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देन सिलिकॉन। लेकिन सल्फर से क्यों कम है? फिर मैं स्पिन पेयर रिपल्जन का लिखूंगा। मेरे ख्याल से
4 मार्क्स मेरे इस तरीके से होंगे जब मैं नोट कराऊंगा एग्जामिनर को क्या क्या चीजें, व्हेन आई मेक हिम नोट दैट अबाउट द nuclear charge, when I make him note about the shielding, when I make him note about the atomic radius and my attraction to the valence electrons, and then sulfur से क्यों काम है उसके लिए मुझे spin pair repulsion लिखनी पड़ेगी, right? So let's write this answer as phosphorus has a nuclear charge greater than silicon and lower than sulfur. हाँ ये भी बात सही है, 1 मार्क तो सल्फर सर्कलिंग का था, लेकिन we are still going to write a good enough answer over here. Phosphorus has a nuclear charge greater than silicon and lower than sulfur. ठीक है, all 3 elements have the same shielding, therefore phosphorus has an atomic radius greater than silicon and lower than sulfur and can pull on valence electrons much more strongly than silicon. ठीक है, हमने सिलिकॉन से तो बता दिया भाई इससे तो ज्यादा कर सकता है, therefore it has a higher first ionization energy. अब हम सल्फर का बता देते हैं, सल्फर has lower first ionization energy despite lower radius as its valence electron experiences spin pair repulsion. I hope you guys are not minding me writing these answers down. ठीक है, मुझे कुछ बातें आपको सिखानी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने जो है वो किस तरह से लिखनी है. पी का एटॉमिक रेडियस एसआई से लोअर नहीं होगा. पी का एटॉमिक रेडियस मैंने गलत लिख दिया, मैंने क्या लिखा है, फॉस्फोरस न्यूक्लियर चार्ज ऑल एलिमेंट्स सेम फील्डिंग देयरफॉर एटॉमिक रेडियस हैज ग्रेटर देन, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी माय बैड, मुझे सल्फर पहले लिखना था और फिर ये लिखना था. ये लो, दिस इज सल्फर एंड लोअर देन सिलिकॉन. थैंक यू रुमेश, थैंक यू फॉर इट. जो फॉस्फोरस होगा उसका सिलिकॉन से छोटा है लेकिन सल्फर से बड़ा होगा. ठीक है, दिस इज द कंप्लीट आंसर. ये जो बातें जो मैंने आपको बताई वो मैंने यहाँ पे लिख दी. आई होप देयर आर नो कंफ्यूजन. कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी चीज आपको समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना जरूर. SiCl4 and PCl5 each react with water forming misty fumes. Identify the chemical responsible for misty fumes. HCl gas. Yes, very good. So misty fumes अक्सर और बेशतर कोर्स में जो है वो हमारे पास HCl गैस में बनते हैं. मेरे ख्याल से शायद एक ही और जगह मैंने पढ़ाया है मिस्टी फ्यूम्स का, वो मैंने जब अमोनिया का टेस्ट बताया आपको, तो उसको आप HCl की डिप्ड रॉड में डाल दोगे, NH4Cl के भी आपको मिस्टी फ्यूम्स मिलती हैं. प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द SCl2 मॉलिक्यूल. SCl2 मॉलिक्यूल का शेप प्रिडिक्ट कर सकते हो? वेरी गुड. अनका नॉन लीनियर, आई वुड नॉट रिकमेंड नॉन लीनियर. हम कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, अब इसको डिड्यूस कैसे करना है भाई? देखो बहुत आसान है. सल्फर कहाँ है? ग्रुप 16 में है. और क्लोरीन कहाँ है? ग्रुप 17 में है. यस, वाटर वाला. क्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, उसकी बला से होता है. इट वो जस्ट वांट्स टू फॉर्म वन बॉन्ड एंड डज नॉट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स. तो इट्स मोस्ट प्रोबब्ली गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस कि सल्फर और क्लोरीन क्या कर रहे होंगे? ऐसे बॉन्ड कर रहे होंगे. अच्छा, हमारा सेंट्रल मॉलिक्यूल सल्फर है, और सल्फर क्योंकि ग्रुप 16 में है तो उसने यहाँ पे 1 2 ही हैज ओनली पुट इन 2 इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, तो यहाँ पे बचने वाले आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है. यानी it's going to be very similar to H2O. H2O में भी होता है 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन के भी 2 लोन पेयर्स होते हैं. ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम ग्रुप में ही है, दे आर इन ग्रुप 16. तो सल्फर विल आल्सो हैव इट्स 2 लोन पेयर्स, ये रिपेल करेंगे. और क्लोरीन जो है वो अब आपके पास लीनियर शेप नहीं आएगा, आपके पास बेंट शेप आएगा. अब आप इसको जो है वो बेंट लिख दो, या आप इसको वी शेप लिख दो, whatever you want to write. ठीक है, MS में पता नहीं नॉन लीनियर क्यों लिखा हुआ है इस दफा. नॉन लीनियर का कोई नाम होता नहीं है, बट आई थिंक they're just
ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन होगा नहीं होगा. बेंट एंड वी शेप्ड विल आल्सो बी एक्सेप्टेड. इसमें कोई ऐसी मसले की बात नहीं है. अगर आप एमएस देख रहे हो साथ साथ, बेंट एंड वी शेप्ड आर टेलिंग यू दैट्स अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल. एनी प्रॉब्लम्स विद दिस पीरियड 3 क्वेश्चन? अच्छा, one of the most important topics that is going to definitely come into your PDO paper is period 3. पीरियड 3 कभी नहीं छोड़ता एग्जामिनर, क्योंकि वहां पे बहुत सारा रट्टे का पोर्शन है. सो पीरियड 3 आका आपने बहुत अच्छे तरीके से रट्टा मारना है. आई वुड एडवाइज कि एग्जाम से एक दिन पहले जरूर पीरियड 3 दोबारा से पूरा रिवाइज और गो थ्रू कर लो, सो एवरीथिंग इज नाउ फ्रेश इन योर माइंड. ठीक है, ऑल्दो आपने बहुत अच्छी तैयारी करी भी होगी, पीरियड 3 का सब कुछ किया होगा, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड P2 की एग्जाम से पहले पीरियड 3 दोबारा से एक अच्छे तरीके से एक अच्छा कोट मार लेना, एक अच्छा रट्टा मार लेना. ये क्वेश्चन लाजमी आ रहा है आपके पेपर में. ठीक है, अब वो पीरियड 3 के हो सकता है कुछ रिएक्शंस पूछ लें. ये ऑब्वियसली थोड़ा सा सिमिलर है टू एटॉमिक स्ट्रक्चर का, इसमें ज्यादा फोकस था इन सेंस ऑफ व्हाट, ये बात थी. अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, NO and NO2 react at 25 degrees Celsius to give N2O3 as shown in the equation. ठीक है, NO2 are reacting to form N2O3. The reaction is reversible and reaches equilibrium in a closed system. Figure 2.1 shows how the rate of the forward reaction changes with time. Initially, the rate of the reverse reaction is 0. Complete figures 2.1 to show how the rate of the reverse reaction changes with time. तो reverse reaction कैसे बनाऊंगा मैं? Start curve from 0 और फिर वही मैं plateau दिखा दूंगा कि भाई वो वहां पे जो है वो. So it's going to be something like this. We're going to have something like this, I believe. अच्छा, मैं दोनों लाइंस को यहां पे क्यों दिखा रहा हूं? व्हाई कांट आई शो दिस लोअर? भाई कांस्टेंट होगा ना, ये तो हम सबको पता है. जब इक्विलिब्रियम रीच होता है, सो वी शो इट एट अ कांस्टेंट वैल्यू. इज इट नेसेसरी टू शो इट ऑन दिस लाइन? इसी लाइन पे कांस्टेंट हो रहा है, मैं नीचे भी दिखा सकता हूं. क्या ख्याल है? डायनामिक इक्विलिब्रियम है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल. ठीक है, यहां पे इस बात को बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों ने जो है वो नोट करना है कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन प्लॉटेड ऑन दी वाई एक्सिस. यहाँ पे आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं प्लॉटेड है. अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती तो वो कुछ इस तरीके से होता है और आपकी प्रोडक्ट कुछ ऐसी होती है. वो जरूरी नहीं है वो कोइंसाइड कर भी रहे होते तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखी है. कॉन्सेंट्रेशन जरूरी नहीं है दोनों की सेम हो इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर. हाँ, लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करी जा रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन में ये लाजिमन होगा कि आपका जो है वो क्या होगा, आपकी जो प्लेटू होगी वो ऑन दी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगी. बिकॉज टू शो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम रीच हुआ है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर नाउ कांस्टेंट एंड दे आर इक्वल. इसी को कहते हैं, जब ये पॉइंट रीच होता है इसी को बोला जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू ड्रॉ इट लाइक दिस. स्टेट हाउ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंजेस इफ एट ऑल. Why concentration shouldn't be same? Sir, देखो, one molecule of NO plus one molecule of NO is becoming one molecule of N2O3. ठीक है, तो naturally speaking अगर for example तुम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हो, इसकी concentration plot कर रहे हो, तो इसका तो एक molecule decay कर रहा है. ठीक है, it's decaying once. अच्छा, वैसे इस केस में दोनों का सेम ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है हर दफा. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि लेट्स से 2x is becoming 1y. ठीक है, अब क्या होगा, x, अगर तुम x की कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट करती हो तो x की कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स गिरेगी, और अगर मैं y की कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट करूंगा तो y की कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 1 टाइम बढ़ेगी. राइट, सो कॉन्सेंट्रेशंस बराबर होना जरूरी नहीं है. तुम्हें पता है, अभी तुम आइस मेथड भी करते हो तो तुम्हें पता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन, उसमें पार्शियल प्रेशर्स अलग आ सकते हैं, वो हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं. अगर सेम है तो तुम एक ही दफा करते हो सब कुछ कर लेते हैं. सो द कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिफरेंट. इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हो सकता है प्रोडक्ट ज्यादा हो सकता है रिएक्टेंट ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. डायनामिक क्या कहता है, वो कहता है भाई फॉरवर्ड बैकवर्ड आपका सेम होना चाहिए. आई डोंट केयर अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन और द प्रेशर. वो अलग होंगे भी कोई मसले की बात नहीं. आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स अलग है, दैट डज नॉट मीन एनीथिंग टू डायनामिक इक्विलिब्रियम. अच्छा, स्टेट हाउ द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम चेंजेस if at all when the reaction takes place at 100 degrees Celsius. Explain your answer. Assume that the pressure remains constant. वो पूछ रहे हैं आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन का. ठीक है, so by looking at this equation and everything else given in the question, अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस कर दूं टेम्परेचर को instead of 25 डिग्री सेल्सियस, so what is going to be the shift of the equilibrium position? Very good. So we can all see that forward reaction is exo. फॉरवर्ड रिएक्शन हम सबको नजर आ रहा है कि वो एक्सो रिएक्शन है, एंड वी ऑल नो कि जब एक फॉरवर्ड रिएक्शन आपका एक्सो रिएक्शन है, सो द प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड रिएक्शन विच इज द एंडो रिएक्शन. ठीक है,
यानी हमारा जो फेवर होगा वो पीछे वाला रिएक्शन होगा, एंडो वाला। क्यों? बिकॉज ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल कहता है कि तुम जो करोगे उसको अपोज करने के लिए चेंज करेगा इक्विलिब्रियम, राइट। वैसा फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन वाला, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमेशा ऐसा ही ड्रॉ होगा, इसका और कोई वो चीज नहीं है। हाँ, लेकिन वैसा अगर तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें रिएक्टेंट प्लॉट करनी थी अगेंस्ट टाइम, तो वो फिर किसी भी लेवल पे जा सकता है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी किसी लेवल, वो जरूरी नहीं है कि वो एक ही लेवल पे आए, ठीक है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। बट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम में दोनों में सेम होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड में। अच्छा, मैं क्या समझा था? मैं समझा था कि जैसा आप लोगों ने सही तरह से बोला, ले शैटेलियर्स कहता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडो वाला रिएक्शन होगा, बिकॉज दैट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द हीट। सो वी जस्ट हैव टू राइट दिस डाउन कि द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड और बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम shifts to left hand side as backward reaction is endothermic and it will be favored when temperature is increased. Then what's the next thing they're asking us? Okay, now they've asked you this. Table 2.1 shows the composition. If we write reaction moves towards the left, that's incomplete. Right? Equilibrium move backward kar raha, so it is necessary to mention reaction. No, don't write reaction. Reaction के बारे में बात नहीं होगी, equilibrium की बात होगी. तो you will say equilibrium shifts to the left, or you will say equilibrium shifts backward. वैसे backward बोला नहीं जाता, equilibrium की दो ही position है, तो left या तो right. So you definitely, हाँ मैं एक मिनट लाता हूँ. So you will quote about the equilibrium ही specifically, और equilibrium का quote करने के बाद फिर दूसरी बात क्या आपने make sure करनी है कि आप वैसे generally speaking equilibrium backward नहीं जाता कभी भी, ठीक है. It's either you say it's shifting towards the left position or shifting towards the right position. Reaction forward backward होता है, equilibrium backward forward नहीं होता, equilibrium left position या right position होती है, ठीक है. Quote it like that, और reaction तुम backward forward कर सकते हो, और reaction left right कुछ नहीं होता. So generally these are the notions that are accepted on over here. अच्छा, टेबल 2.1 shows the composition of an equilibrium mixture. मेरे ख्याल से मुझे ये भी जो है वो इक्वेशन यहाँ पे भी चाहिए होगी. Yes, definitely to write equilibrium, क्योंकि पूछा हुआ equilibrium का है. If you don't write equilibrium तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे. अच्छा, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ इक्वेशन ओवर हियर, ठीक है, फॉर यू गाइस. अच्छा, टेबल 2.1 shows the composition of an equilibrium mixture NO, NO2, N2O3 at 101 kilopascals. NO का दिया हुआ है, NO2 का दिया हुआ है, N2O3 का दिया हुआ है. Calculate Kp, the equilibrium constant with respect to partial pressures. Deduce the units of Kp. पहले तो Kp की एक्सप्रेशन बना लेते हैं. तो Kp की एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा मैं? Any ideas how we can write the Kp की एक्सप्रेशन for this question? So if I write Kp, तो उसमें मुझे क्या लिखना पड़ेगा? प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स होते हैं, ये हमेशा याद रखना है. और हम कैसे लिखते हैं? हम प्रेशर्स को लिखते हैं विद राउंड ब्रैकेट्स. प्रेशर N2O3. अब क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, सो देयरफॉर देयर विल बी नो पावर, देयर विल बी नो पावर, ठीक है. और ये क्या था? अच्छा, ये गैसियस था, इसको भी लिख लेते हैं, गैसियस होगा. दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हो सकता है कभी भी टेस्ट हो जाए एंड यू माइट नॉट बी एक्सपेक्टिंग इट, इज दैट ये जो केपी वाली एक्सप्रेशन में सॉलिड्स और लिक्विड्स नहीं जाते, और कॉन्सेंट्रेशन वाली में सॉलिड्स नहीं जाते, ठीक है. ये बातें याद रखनी है. हो सकता है कभी भी क्वेश्चन आ जाए और आपके दिमाग में, क्योंकि ज्यादातर ऐसा सवाल नहीं आता, तो यू माइट फॉरगेट दैट, ठीक है. तो कीप दैट इन योर माइंड एज वेल कि मैं जरूर वो स्टेट्स भी चेक कर लूं, कहीं मेरी स्टेट्स वो ना कर दें कंफ्लिक्ट, ठीक है. और ये हो जाएगा PnO2 गैसियस, और ये, और हम इसके आगे लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, और ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम. दिस इज दी केपी की एक्सप्रेशन. अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है. पार्शियल प्रेशर कैसे निकलता था? हाउ डिड वी वर्क आउट द पार्शियल प्रेशर? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. बिल्कुल सही है. वी विल वर्क आउट द मोल फ्रैक्शन. अच्छा, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है? या फिर काम करते हैं, एक ही दफा में PN2O3 निकाल लेते हैं. हाउ अबाउट दैट? वी वर्क आउट PN2O3 एक ही दफा में. So that is done through the moles of this thing 0.390 over the total moles, जो भी आपके पास टोटल मोल्स है, यानी 0.390 प्लस 0.605. या एक काम करो, मुझे टोटल करके बता दो ये एक दफा में. व्हाट आर द टोटल मोल्स? 1.6, ठीक है, थैंक यू. सो 1.6 एंड देन हमारा पार्शियल प्रेशर क्या है? वी हैव गॉट 101 kilopascals.
So we have got 101 into 10 की power 3. इसी तरह हम कैसे कर सकते हैं? We can also do for P NO2 या NO for example 0.605 over 1.6 into 101 into 10 power 3. एंड सिमिलरली हम जो है वो NO2 के लिए भी कर सकते हैं. अगर जरा गौर करोगे NO और NO2 का पार्शियल प्रेशर एक ही होगा, तो मैं इसको बस यहाँ पे स्लैश करके लिख रहा हूँ. तो पार्शियल NO स्लैश NO2 दोनों के लिए हम एक ही वैल्यू इस्तेमाल करेंगे. व्हाट्स द वैल्यूज कमिंग आउट टू बी गाइस? आई होप कैलकुलेटर के बैठे होगे. टेल मी द वैल्यूज. 24618.75. 24618.75. I believe that's this one. 24618.75. और ये तुम लोगों ने निकाली है पास्कल्स में, ठीक है. और दूसरी वाली तुम लोग बता रहे हो 38190. 38190.6 पास्कल्स, ठीक है. एंड देन फाइनली व्हाट वी नीड टू डू, हमें बस अपनी ये पार्शियल प्रेशर उठा के कहाँ में डालना है? अपनी केपी की एक्सप्रेशन में डालना है, विच इज गोइंग टू गिव मी केपी. क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा PN203 24618 डिवाइडेड बाय, अच्छा NO और NO2 को दोनों का सेम ही मैं इसको स्क्वायर करके डाल रहा हूँ, ठीक है. आई एम पुटिंग दिस इन अ स्क्वायर. 38190.6 and this thing is going to become squared. So what is the KP का final answer जो हमारे पास आ रहा है? Why it's same? Because रोमेशा उनका वो क्या होगा? So देखो NO की कैलकुलेशन 0.605 over 1.6, NO2 की कैलकुलेशन 0.605 over 1.6. तो एक ही कैलकुलेशन बार बार मैंने करी नहीं और मैंने वो सेम ही ले लिया दोनों का, ठीक है. 1.69 into 10 to the power minus 5 according to, ठीक है, 1.69 into 10 to the power minus 5. अच्छा, let's write this down now. Now, how are you going to round off this answer? ये शायद हो सकता है I did not cover that much in detail in your course. तो अब हम इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे? हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं. I hope you guys can see कि आपके पास यहाँ पे 3 significant values दिए. They've given you 3 significant values. 3SF. ये भी 3SF है, ये भी 3SF है, ठीक है. So now अब क्योंकि मेरी सारी की सारी values जो है वो 3SF है, I will round it off to 3SF. अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इसमें से वैल्यू क्या होती है, लेट्स से 2SF होती, तो आप फिर राउंड ऑफ करते हैं टू 2SF. सो यू विल ऑलवेज राउंड इट ऑफ टू द लोएस्ट सिग्निफिकेंस. सो अभी क्योंकि मेरे पास सारी की सारी 3SF है, तो मैं जो हूं वो 3SF तक राउंड ऑफ कर दूंगा. सो देयरफॉर मेरा आंसर ऐसा ही लिखा जाएगा 1.69 into 10 की पावर minus 5. और अगर हम यूनिट्स निकालने जाएंगे तो यूनिट्स कैसे निकलेंगे? वी कैन सी दैट दिस विल बी पास्कल, ये भी पास्कल होगा और ये भी पास्कल होगा, राइट. And we can see that the Pascal and the Pascal cancel out, और ये Pascal ऊपर जाके ये Pascal की पावर -1 हो जाएगा, right? So we can write this as Pascal की पावर -1. I hope if there are any confusions तो मुझे बता दो. I hope there are no confusions so far. Sir 101 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मेरा बच्चा हम पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं. Look, mole fraction, this is the mole fraction, and then into the total pressure you will get your क्या चीज? तुम्हारा पार्शियल प्रेशर आ जाएगा. तुम्हें प्रेशर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको. कोई बात नहीं रुवैफा, उन्होंने तुम्हें जब भी चॉइस दी है, रुवैफा, कि तुम अपनी मर्जी के करो कैलकुलेशन और अपनी मर्जी की यूनिट्स दो. इट्स कंप्लीटली ओके. हमने अपना आंसर सही निकाला है. अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, आइडेंटिफाई वन नेचुरल प्रोसेस एंड वन मैन-मेड प्रोसेस दैट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक NO एंड NO2. तो कोई प्रोसेस बता सकते हैं जिसकी वजह से फॉर्म होते हैं? नेचुरल प्रोसेस क्या है आपके पास? लाइटनिंग. वेरी गुड, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट वो चीज. दूसरी बात ये है लाइटनिंग में ई नहीं आता बीच में, लाइटनिंग ही होती है. और मैनमेड प्रोसेस क्या होगी? इंटरनल कंबशन इंजन. वेरी गुड, दैट्स एन इंटरनल कंबशन इंजन. इसमें हेबर प्रोसेस नहीं लिख दीजिएगा. Why is that? Because हेबर प्रोसेस फॉर्म करती है अमोनिया. इट डज नॉट फॉर्म NO और NO2, ठीक है. कैटालिटिक कन्वर्टर रिमूव्स NO और NO2, इट डज नॉट फॉर्म NO और NO2, ठीक है. तो फॉर्म करता है इंटरनल कंबशन इंजन. उसको कंबशन इंजन भी लिख सकते हो, सिर्फ बोथ वर्ड्स आर करेक्ट. गाड़ी का इंजन कार इंजन भी लिख सकते हो, वो भी सही है. जस्ट मस्ट हैव द वर्ड इंजन इन इट, ठीक है. और बाकी ये ठीक है, डोंट राइट हेबर प्रोसेस अमोनिया फॉर्म करती है. अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, NO2 is a brown gas that can be used to form nitric acid.
NO2 is a free radical. Define free radical. Free radical क्या होता है? Unpaired electron, right? So we're going to say species with one or more unpaired electron. Not free, right? Unpaired. ठीक है? NO2 has a catalytic role in the oxidation of atmospheric sulfur dioxide. Write equations to show the catalytic role of NO2 in this oxidation. तो आपको याद है कैसे होती है NO2? How does it catalyze the formation of sulfur dioxide? NO2 plus SO2. NO2 plus SO2, yes. NO2 plus SO2, yes, you guys, you are correct. NO2 plus SO2 क्या होता है? ये बन जाता है NO और दूसरी चीज बन जाती है SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाती है, राइट? एंड ऑल ऑफ दीज आर इन गैसियस स्टेट्स. ये भी सारा गैसियस, ये भी गैसियस और ये भी गैसियस. यू माइट आल्सो वांट टू फाइंड, राइट, जो है वो फ्री रेडिकल स्पीशीज ओवर हियर इन चीजों पे. एंड देन द सेकंड स्टेप इज द रीजनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट. सो आपका जो NO का फ्री रेडिकल है वो कंबाइन करता है वापस से एक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से एंड देन इट कन्वर्ट्स बैक इनटू NO2. मेक श्योर यू जो है वो क्या कहते हैं, मेक श्योर आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू राइट हाफ ओवर हियर. हमारी इक्वेशन जो है वो इस तरीके से बैलेंस्ड होगी. दूसरी बात जो है आपके पास क्या है, स्टेट सिंबल्स की जहां तक बात है इस क्वेश्चन में, क्योंकि लिखा हुआ नहीं स्टेट सिंबल लिखो, तो आप नहीं भी लिखोगे तो कोई मसले की बात नहीं. बट इफ यू रिमेंबर देम इट्स गुड टू राइट. इफ यू आर कंफ्यूज्ड, हल्का सा भी डाउट हो तो छोड़ दो. अगर क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं, अगर क्वेश्चन लिखा हुआ स्टेट सिंबल्स तो फिर तो लाजमन लिखने पड़ेंगे. अगर नहीं लिखा हुआ तो छोड़ सकते, उसमें कोई मसले की बात नहीं. तो इन दिस क्वेश्चन यू कुड लीव दैट. State 1, environmental consequence of. What about the free radical? Mishal, you can also not write the dot वाला sign. उसका भी कोई मसला नहीं. Sir, MS में they don't draw the unpaired electron. कोई बात नहीं भाई साहब. We're just doing it for on. We can also remove the dot वाला sign. कोई मसले की बात नहीं है उसमें. Acid rain, yes, not acidic rain. Acid rain. The concept is known as acid rain, not acidic rain. अच्छा. A student titrates nitric acid with a base to form solution containing aqueous magnesium nitrate. Identify a base that the student could use. तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बन रही है टाइट्रेशन करने पे, तो व्हाट इज द बेस दैट ही इज यूजिंग? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ही इज यूजिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. यू कैन आल्सो से मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, आप दोनों में से कोई भी कह सकते हो, क्योंकि इन्होंने बेस बोला हुआ है, इन्होंने स्पेसिफिकली बोला नहीं है. खैर, हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं एज यू गाइस आर सेइंग. अच्छा, देन वी हैव द स्टूडेंट इवेपोरेट्स द वाटर to obtain magnesium nitrate solid. When this solid is heated, it decomposes. Write an equation for the decomposition of magnesium nitrate. बोल रहे हैं magnesium nitrate की decomposition की equation लिखने. MgNO3 का मैंने फॉर्मूला सही लिखा है मिशाल? बेस क्या होती है? बेस कैन नॉट बी अ सॉल्ट मेरा बच्चा. इट्स सेइंग आइडेंटिफाई अ बेस. ठीक है. अच्छा, MgNO32. रिमेंबर, डोंट मैश अप दीज फॉर्मूलाज, बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड नो. मैग्नीशियम होता है 2+, नाइट्रेट होता है माइनस. सो माइनस उधर, 2+ उधर, तो MgNO32 हो जाएगा. एंड देन यू वांट टू बी राइटिंग द फाइनल थिंग. आपके पास बनता है MgO, आपके पास बनता है ऑक्सीजन और आपके पास बनता है NO2. अच्छा, सैडली मुझे जो है वो इसकी बैलेंसिंग याद हो गई है, बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ दिस इक्वेशन. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आती है, इनको बहुत पसंद है आपकी जो वो ये वाली जो है आपकी मैग्नीशियम नाइट्रेट वाली जो भी आपकी नाइट्रेट्स की डिकम्पोजिशन, तो वो ये है. यू कैन बैलेंस एज जैसे आपको कन्वीनियंट. आपको इधर हाफ इस्तेमाल करना है, 2 इस्तेमाल करना है, उसको 4 करना है, उसको 2 करना है. एवरीथिंग इज परफेक्ट. ठीक है सर. O2 नहीं होगा विद MgNO32, नहीं, डिकम्पोजिशन है. ठीक है, दिस थिंग विल डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड दिस थिंग विल फॉर्म. सही है. अच्छा, MgO 2 3 6 2 1 1 2 और 4 हो गया. ठीक है. State how the thermal stability of group 2 nitrates changes down the group. थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है. वंस अगेन, सिर्फ स्टेट बोला हुआ है तो आपको कोई जरूरत नहीं है आपको एक्सप्लेन करने की अपने आप को. वैसे भी एक्सप्लेनेशन आपके कोर्स में है ही नहीं, तो इंक्रीज, दैट्स इट. वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग एल्स. हमें ना सोचना है जब स्टेट या डिस्क्राइब हो. इट्स एन इजी क्वेश्चन, जस्ट स्टेट एंड डिस्क्राइब एंड छोड़ो, आगे आ जाओ. ठीक है, नो नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. मुझे इसको एक्सप्लेन तो नहीं करना है, क्या नहीं करना, वो हमें करने की जरूरत नहीं है. Any problems with this question? Once again, group 17, group 2, important chapters. Once again, कुछ पार्ट आपका होगा पेपर में जो आपका मतलब इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है, मतलब और इनऑर्गेनिक में जनरली ये इनऑर्गेनिक वाला टर्म पूरी अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक के अलावा पूरी इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ. ग्रुप 17, ग्रुप 2,
पीरियड 3 से जनरली सवाल बहुत ज्यादा अच्छे बन जाते हैं, सो एग्जामिनर ट्राइज टू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स, बट जो है वो और भी आते हैं, लेकिन उनके कंबाइंड क्वेश्चंस ही आते हैं, तो हमारा जो है वो बेटर ये होना चाहिए। बाकी आई बिलीव तुम लोगों का वैसे भी केमिकल एनर्जेटिक्स और वो बाकी सारी चीजें जो है वो माशाल्लाह से क्लियर होती हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। Phosphoric acid H3PO4 is used in both inorganic and organic reactions. H3PO4 is made in a two-step process from phosphorus. Phosphorus reacts with the excess of oxygen to form a white solid. The white solid then reacts with water to form H3PO4. Write an equation for each step. So phosphorus is reacting with oxygen to form a white solid. क्या होगा? Very good, Fiza. Yes, P4O10. Remember हमारे पास जो phosphorus का ऑक्साइड है जो हमारे कोर्स में which is very well documented P4O10. इसके अलावा भी 2-3 ऑक्साइड है, P2O5 भी होता है, बट वी आर मोर कंसर्न विद P4O10. उसकी फॉर्मेशन क्या होती है? अच्छा, आई वुड generally recommend you, it's easier to write these equations down and balance them if you remember it properly कि phosphorus P4 में exist करता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल इधर भी आपका कोई एरर नहीं होगा अगर आप phosphorus को एज ए सिंगल आइटम ट्रीट कर लो, कोई मसले की बात नहीं है, आप उसको सिंगल आइटम भी ट्रीट कर सकते हो। आप यहाँ से 4 नहीं भी लिखो, कोई मसले की बात नहीं है, बट आई जनरली एडवाइस कि जैसा है वैसे ही लिखो। जैसे फॉस्फोरस P4 है, सल्फर जो है वो S8 है, तो उसमें वैसे लिखोगे तो बेहतर, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो बैलेंसिंग हो जाती है, उसको सिंगल आइटम भी कंसीडर करो। तो P4 प्लस O2 शैल इक्वल्स टू P4O10, एंड ये हो जाएगा आपके पास 5 2 10 हो गया। दिस इज योर हाँ, उसमें मसला नहीं है। यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज दिस P प्लस O2 इक्वल्स टू P4O10, ठीक है। यहाँ पे 4 लिखो और यहाँ पे 5 लिखो, दिस इज ऑल्सो परफेक्टली ओके, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट मैं जनरली बोलता हूँ कि जैसे फॉस्फोरस है वैसे ही लिखोगे, बैलेंसिंग करना बहुत ज्यादा आसान जाती है। अच्छा, और स्टेप 2 क्या होगा? आप P4O10 को पानी में डाल रहे हो और पानी में डाल के क्या हो रहा है, वो H3PO4 बन रहा है, ठीक है। अच्छा, H3PO4 जो बन रहा है ये, अब ये इसको बैलेंस कैसे करेंगे? P4O10 है, मेरे ख्याल से यहाँ पे 4 लगा देते हैं, ठीक है। 4 4 16, 4 हो गए, 4 3 12, so I believe 6, right? That should be my balancing for this. H3PO4 is a weak Bronsted Lowry acid, ठीक है। Apparently they're breaking it down to you that phosphoric acid is a weak Bronsted Lowry acid. So they're asking you define weak Bronsted Lowry acid. What's a weak Bronsted Lowry acid? हाँ रोमैसा, तुम उसको एसिड प्लस O2 भी लिख सकते हो, S प्लस O2 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि जैसे हैं वैसे ही लिखो, लेकिन इसको सिंगल एटॉमिक भी कंसीडर करो ना, फॉस्फोरस और सल्फर को, तो उधर कोई मार्क्स नहीं कटते हैं। इट इज जैसे भी कन्वर्ट होता है एग्जामिनर उसको रख लेता है उधर, लिख लेता है। डज नॉट फुली डिसोसिएट। अच्छा, क्या हुआ मेरा बच्चा? नो 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 नो, रोमेसा इज नॉट रॉन्ग, दोनों आंसर्स कंसीडर होंगे, एवरीवन नो सल्फर एसिड होता है। अच्छा, डिफाइन वीक बाउंडेड लॉरी एसिड, हमेशा जो है वो ये जरूर देखना मार्क्स कितने हैं क्वेश्चन के, 2 मार्क्स। तो एग्जामिनर इज नॉट ओनली एक्सपेक्टिंग यू टू डिफाइन अ वीक एसिड, इज आल्सो एक्सपेक्टिंग यू टू डिफाइन एन एसिड। तो आपने दोनों चीजें लिखनी है। वीक ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड क्या है? वीक या बल्कि एन एसिड is an H plus donor and a weak acid only partially dissociates, मैं dissociates की स्पेलिंग भूल जाता हूँ बार बार, dissociates in solution, ठीक है। partially dissociates या और क्या लफ्ज होता है? does not completely dissociate, वो सारे words आपके पास करेक्ट है। H3PO4 is also formed in the process shown in reaction 1. H3PO4 इस process में भी बनता है आपके पास। Table 3.1 shows some relevant thermodynamic data. Enthalpy change of formation H3PO3, ये और ये define enthalpy change of formation. Enthalpy change of formation की definition क्या होती है? Very good. So it is the, अच्छा उसमें heat energy absorb होती है, release होती है? It is the heat energy absorbed or released? Exo released, पक्की बात है, रिलीज होती है। मेरे ख्याल से दोनों नहीं हो सकती इसमें, इसमें दोनों होती है। एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन आपके पास दोनों होती है, इट कैन बी एक्सो, इट कैन बी एंडो, ठीक है।
हो सकता है कभी बॉन्ड ज्यादा टूट रहे हैं, हो सकता है बॉन्ड्स कभी ज्यादा बन रहे हो, तो इसमें दोनों हो सकते हैं. सो इट इज द हीट एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन, रिमेंबर, 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड. इसमें एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की पहचान क्या है? 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड बनाते हैं हम सिर्फ. सो इट इज द हीट एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स constituent elements. And if you want to write जो है वो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं लिख सकते. हीट एनर्जी रिक्वायर्ड अगर लिखोगे गलत हो जाएगा. हीट एनर्जी रिलीज अगर लिखोगे गलत हो जाएगा. या तो ये लिखो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज, या फिर अगर फॉर एग्जांपल तुम लोगों को याद नहीं आ रहा कि हीट एनर्जी रिलीज थी क्या एब्जॉर्ब थी, वैसे तो होना नहीं चाहिए सर, याद रहना चाहिए. तो यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस प्लेस, आप ये भी लिख सकते हो एंथैल्पी चेंज. मतलब आप एग्जामिनर को बताओ ही ना कि मुझे तो याद ही नहीं है भाई हीट एनर्जी रिलीज होती है एब्जॉर्ब होती है, मुझे नहीं याद था, तो मैंने क्या करा, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फ्ला. मैं मुझे याद ही नहीं, मैंने जो है वो कंप्लीटली उस चीज को छोड़ के ही आ गया. मैंने कहा कि मेरे मार्क्स ना कटे, मैं मुझे याद नहीं आ रहा, कोई मसले की बात नहीं है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ. सो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, इट इज द हीट एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब की जगह यू कैन राइट इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1. अब जैसे कंबस्शन है तो मैं रिकमेंड यही करूंगा, कंबस्शन में जरूर मेक श्योर करके आओ हीट एनर्जी रिलीज हो. न्यूट्रलाइजेशन में भी हीट एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स आल्सो एक्सो. और मेरे ख्याल से कोई आपके पास ऐसी एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन है शायद आपके कोर्स में, तो वो उसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. बाकी तो आई डोंट थिंक मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया है जिसमें एब्जॉर्ब होती है. मैंने कौन कौन से पढ़ाया तुम लोगों को? कंबशन पढ़ाई, न्यूट्रलाइजेशन और फॉर्मेशन ही ना इसके कोर्स में, हाँ बस यही है. सो इट इज द हीट एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. अच्छा, यहाँ पे क्योंकि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन लिखा हुआ, तो आपको जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखो, लिख भी दोगे तो कोई मसले की बात नहीं है. ठीक है. सो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस आई एम राइटिंग दिस, ऑल्दो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, but it wouldn't result in the loss or the gain of marks. अच्छा, फिर क्या बोलते हैं, use the data in table 3.1 to calculate the enthalpy change of reaction 1. ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले तो हमें इक्वेशन दी हुई है. अब बेसिकली कैसे करना है हमने इस सवाल को, इस सवाल को हमने थ्रू अ हेस साइकिल करना है. अब हेस साइकिल कैसे बनती है? नाउ फॉर्मेशन की इक्वेशन है, मुझे हर किसी चीज की फॉर्मेशन की इक्वेशन दी है. मुझे पता है H3 है, या तो फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है. सो आई राइट ऑल दीज 3 एलिमेंट्स डाउन, दैट देयर इज आइदर अ हाइड्रोजन, देयर इज आइदर अ फॉस्फोरस और देयर इज अ ऑक्सीजन. ठीक है, मेरे पास ऑक्सीजन होगी, एंड देन मेरे पास जो है वो ये चीजें फॉर्म होनी है. फॉर्मेशन में हमेशा उन प्रोडक्ट्स की तरफ होगी हमारी एरो. अच्छा, नाउ जैसे मैंने आपको बताया हेस साइकिल में व्हेन वी आर कंसर्न्ड, हाँ एक सेकंड में वैसा दिखाता हूँ. we are not concerned with what, हम concerned इस बात से नहीं होते कि reactants के कितने moles थे. in enthalpy changes of formation we're concerned with the moles of the product. ठीक है जी, हम moles of the product के साथ concerned है. इस वाली हेस साइकिल में हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो मुझे इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट के ऑलरेडी मोल्स हैंगे कितने क्या कहते हैं. आई डोंट नीड टू बैलेंस दिस. और उसने बोला वन ईयर ड्रॉ अ कंप्लीट हेस साइकिल, सो आई डोंट केयर. मैं सिर्फ अपने लिए बना रहा हूँ अपनी चीज को समझने के लिए. ठीक है. अच्छा, now what we can see, let's call this delta H1, let's call this delta H2 and let's call this delta HR. ठीक है, हम डेल्टा HR बोल देते हैं इसको. अच्छा, डेल्टा H1 क्या है? ये चीजें मिल रही हैं और 4 मोल्स ऑफ H3PO3 बना रहे हैं, यानी मुझे फॉर्मेशन लगानी है 4 बार H3PO3 की. सो डेल्टा H1 इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स, एंड व्हाट इज द H3PO3 की फॉर्मेशन? -972. सो इट्स गोइंग टू बी 4 टाइम्स -972. और डेल्टा H2 क्या है? अच्छा, यहाँ पे 3 टाइम्स फॉर्म हो रहा है H3PO4, सो 3 टाइम्स में H3PO4 की फॉर्मेशन लगाऊंगा -1281. सो 3 टाइम्स -1281 प्लस PH3 हमारे पास क्या है? दैट इज +9. और इसके कितने फॉर्म हो रहे हैं? इसके एक ही फॉर्म हो रहे हैं, तो मैं इसको बस एक ही दफा ऐड कर लूंगा, सो +9 हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज देयर इज ओनली वन. ये 3 थे तो 3 से मल्टीप्लाई, ये 4 थे तो 4 से मल्टीप्लाई. इनकी बैलेंसिंग डज नॉट मैटर इन फॉर्मेशन एंथैल्पी. अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमने डेल्टा HR निकालना है. तो डेल्टा HR कैसे निकलेगा? नाउ यू विल हैव टू सी. अच्छा, अगर मुझे यहां से यहां जाना है, so the alternate pathway that I can take is I can go from up to down here and then back up. तो अगर मुझे यहाँ से अगर A से B जाना है तो I can go straight, because मेरे पास straight का मुझे निकालना है. तो मेरा alternate pathway क्या है? मैं A से नीचे जाऊं फिर ऊपर आ जाऊं वापस, तो मैं B पे ही आ जाऊंगा. Right now you can see that both of these directions conflict, so therefore this enthalpy change is going to taken as a negative,
एंड ये दोनों एरोस की डायरेक्शन कॉम्पनसेट कर रहे हैं, तो हम इसको लेंगे एज ए पॉजिटिव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मैं इसको नेगेटिव करके लिखूंगा, सो -4 इंटू -972, और इस वाले को मैं पॉजिटिव करके लिखूंगा, तो +3 -1281 and then +9, and you just have to add them up and get your delta HR की value out कि वो क्या आ रही है आपके पास। So we are getting +54 kilojoules per mole। कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? Any confusions over here? अच्छा, अब मुझे एक और बात यहाँ पे भी बतानी थी, इधर भी हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो, सर राउंडिंग ऑफ कैसे होगी, ठीक है। अच्छा, नाउ जब हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, इफ यू लुक एट दैट पार्शियल प्रेशर्स वाला क्वेश्चन, इसमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो गई थी। आई होप वी ऑल कैन रियलाइज कि इस वर्किंग में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो गई थी, इसीलिए मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारी कोई ऐसी कैलकुलेशन है जिसमें सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, जैसे अगर हम एंथैल्पी चेंज निकाल रहे होते हैं हेस साइकिल के थ्रू, तो हमारी सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लेकिन इट्स लाइक मतलब -972 को 4 दफा लिखने के बजाय मैंने जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये फर्क है। तो इसमें सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो जब आपके पास सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है, तो द रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ बिकम्स कि यू विल राउंड ऑफ टू लोएस्ट डेसिमल प्लेस, ठीक है। अब आप इसमें ये नहीं देखोगे अच्छा ये 1 सिग्निफिकेंट था, मैं अपना आंसर जबरदस्ती 1 सिग्निफिकेंट करके आ जाऊंगा, नहीं। आप आंसर ये देखोगे, जब आप सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो यू विल सी मेरे पास लोएस्ट डेसिमल प्लेस क्या है, इसमें भी यूनिट्स है, इसमें भी यूनिट्स है, और इसमें भी यूनिट्स है। तो हम अपना आंसर अब यूनिट्स प्लेस तक सही देंगे। अब मैं जबरदस्ती ये नहीं करूंगा, मैं जबरदस्ती 0.0 करके आ गया या मैं कुछ और करके आ गया, मुझे बस यूनिट्स प्लेस तक सही देना है, तो इसलिए मैंने इसको 54 दे दिया। These are the rules. If you have multiplication division involved, look at the significant figures. If you have addition subtraction involved, look at the decimal places. कौन सी decimal place तक मुझे आंसर से दिया हुआ, मुझे वहां तक उसको कोट करना है, ठीक है। Is this clear? अच्छा, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम्स रॉन्ग, अगर मैं किसी के नाम जो हूँ वो गलत प्रोनाउंस करूँ, रुमेसा आई सेंड यू अ वीडियो, वो तुम करती भी आ रही हो, तो वो आई सेंड यू अ वीडियो, मैं वो तो समझा देता हूँ तुम्हें। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, अनत समझ में आ रहा है, अनम? अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, एक्सप्लेन व्हाई रिएक्शन 1, okay, that's good. Explain why reaction 1 is a disproportionation reaction. Explain your reasoning to reference with oxidation, relevant oxidation numbers. तो हमारे पास reaction 1 ये है, we need to tell that why it is a disproportionation reaction. Disproportionation reaction क्या होता है, जिसमें simultaneous reduction और oxidation हो रही होती है। तो all we really need to do कि हमें ये चेक करना है कि simultaneous reduction oxidation हुई है कि नहीं हुई है। What's the case in this? देख लेते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन होता है -2 ऑलवेज, हाइड्रोजन होता है +1 ऑलवेज ज्यादातर। तो फॉस्फोरस हम कह लेते हैं x, सो दिस शैल बी, हाइड्रोजन के हो जाएंगे +3 प्लस x, 3 to -2 ये -6 हो जाएगा, एंड दैट शैल बी इक्वल टू 0। यू कैन वर्क आउट व्हाट इज x ओवर हियर। x हमारे पास क्या है यहाँ पे, -6 + 3 इज -3, उधर जाके +3 हो जाएगा। यहाँ पे भी वही करेंगे, ये -2 है, ये +1 है, तो ये क्या हो जाएगा, +3 प्लस x, देन -8 शैल इक्वल टू 0, एंड हमारे पास इधर क्या आ रहा है, इधर हमारे पास आ जाएगा -8 + 3 इज -5, उधर जाके +5 हो जाएगा, ठीक है। और इधर अगर मैं देखूं, इधर क्या है, वी गॉट +1, और इधर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको x बोलूं, सो +3 + x इक्वल्स टू 0, दैट मींस x इक्वल्स टू -3। तो मेरे पास दो ऑक्सीडेशन चेंजेस आए हैं, एक ऑक्सीडेशन चेंज आया है +3 से +5, और दूसरा ऑक्सीडेशन चेंज आया है फ्रॉम +3 to -3। एंड वी ऑल नो कि जब आप +3 से +5 जा रहे हो, सो दिस इज एन ऑक्सीडेशन, और जब आप +3 से -3 गए हो, दिस इज अ रिडक्शन। तो यू विल स्टेट इट लाइक दिस, ठीक है। अब आपने प्रॉपर्ली लिखना अपना आंसर 2 मार्क्स के लिए। वो कैसे लिखेंगे, वी विल राइट दिस एज phosphorus was simultaneously reduced and oxidized. It oxidized from +3 in H3PO3 to +5 in H3PO4,
and reduced from +3 in H3PO3 to -3 in PH3। जब वो आपको बोले ना भाई गिव योर आंसर विद रेफरेंस टू ऑक्सीडेशन नंबर्स, तब कोट करना है आपने, तब ये भूल के नहीं आना अच्छा मैं ऑक्सीडेशन नंबर देख के आना भूल गया सर मार्क्स मिलेंगे, नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर जब उसने मांगे हैं, जब वो पूछे, वैसे भी जनरली रिकमेंड ये होता है कि जब भी आपसे रिडॉक्स से सवाल पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर्स के साथ कोट करो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो, ठीक है। और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, ये भी लिखो कि भाई इस ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, +3 से +5 जा रहे हैं, सिर्फ नहीं लिखना इट वेंट फ्रॉम +3 to +5 एंड वेंट फ्रॉम +3 to -3, देयरफॉर इसमें भी लिखो +3 to +5 हो रहा है, मैं समझता हूँ इस बात को ये ऑक्सीडेशन है, और +3 से -3 है तो मैं इस बात को भी समझता हूँ कि ये रिडक्शन है, ठीक है। Then figure 3.1 shows the reaction scheme that involves H3PO4 in several reactions. So हमारे पास reaction 2 है, कुछ ऐसा है, हमने उसको H3PO4 का रिएक्ट करा तो ये चीज बन गई A and H3PO4, then you oxidized it, और बहुत सारा हमारे पास पूरा रिएक्शन, ठीक है। Identify A which reacts with propene in the presence of H3PO4 in reaction 2. What is A? कैसे मैं प्रोपीन को, एक स्टीम है, वाटर है, ठीक है। सो वी मस्ट रिमेंबर दिस इज अ हाइड्रेशन रिएक्शन, हमने एक अल्कीन को हाइड्रेट कर दिया है, उसमें H2O की एडिशन हुई है, सो बेसिकली यहाँ पे H ऐड हुआ है और यहाँ पे OH ऐड हुआ है और ये डबल बॉन्ड आपका खुल गया। दिस इज अ हाइड्रेशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो H3PO4 इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। तो ये लिख लेते हैं हम, यू कैन राइट स्टीम या पे यू कैन राइट H2O गैस, यू कैन इवन राइट H2O सिंपली, तो वो भी सही चल जाएगा, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा ये हमारा बन गया ये। फिर क्या कह रहे हैं, आपने इसको रिएक्ट करा है विद KBr NH3PO4, यू गॉट B। सो जब मैं इसको KBr H3PO4 का रिएक्ट करूंगा तो क्या बनेगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, फिजा सेज डू समथिंग लाइक दिस, कि आप जो है वो OH को हटा के बस Br कर दें। डज एवरीवन अग्री विद फिजा, ऐसा ही होगा इसमें, OH की जगह Br है, ये कौन सा है, दिस इज जस्ट अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें कुछ और रॉकेट साइंस नहीं थी हमारे पास, ठीक है। अच्छा क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर बोला हुआ है तो आप इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप इसमें डिस्प्ले फॉर्म में ला सकते हो, इसमें आप स्केलेटल भी बना सकते हो, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, बिकॉज इधर जो है वो नहीं मिशाल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, बिकॉज उसने स्पेसिफाई नहीं किया उसको कौन सा चाहिए। सो यू कैन राइट एनी ऑफ देम। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट ऑकर्स इन रिएक्शन 3। रिएक्शन 3 में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, CH3COOH and H3PO4, so something like this is forming, this is क्या लिखेंगे, not oxidation, this is esterification, लेकिन esterification लिखने से ज्यादा बेटर क्या है, condensation लिखो, ठीक है। esterification हो रही है, एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन कर रहे हैं और आपके पास एक एस्टर ग्रुप फॉर्म हो गया, you've got an ester, this is an ester compound। अब इसको हमने पढ़ा हुआ कोर्स में esterification कितना है, लेकिन आई recommended you guys एस्टरिफिकेशन ही लिखो, ज्यादा बेटर लव्स, क्योंकि बोल रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ, सो यू विल से दैट दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन, सो दिस इज कंडेंसेशन, ठीक है। अच्छा देन व्हाट इज नेक्स्ट, reaction 3 is monitored using infrared spectroscopy, it is not possible to use the OH absorption frequency to monitor the reaction। अच्छा सर जो KBr वाला है which did study के H3PO4 यूज होगा, नहीं हमने ये नहीं पढ़ा हुआ H3PO4 यूज होगा, इन हर चीज में H3PO4 इस्तेमाल किया हुआ है, तो कोई रीजन होगा सकता है कैटलिस्ट कर रहा हो, इट मे बी बिहेविंग एज अ कैटलिस्ट, तो देखो हमने इसमें भी H2SO4 पढ़ा है, वो इसको H3PO4 कहते हैं, इसमें भी कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, सो है H3PO4 एक्स्ट्रा जगहों पे लिखा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ नहीं है H3PO4 क्या करता है, फिर जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ समझ लो कि तुम्हारे लिए एक थोड़ा सा तुम्हें डराने के लिए, वरना इसका कोई मर्ज नहीं है। Reaction 3 is monitored using infrared spectroscopy. It is not possible to use the OH absorption frequency to monitor the reaction. ठीक है, रिएक्शन 3 क्या था, ये वाला है, जब आपने इसको एस्टर में तब्दील किया। Use table 3.2 to identify a suitable bond whose absorption frequency can be used to monitor the progress of reaction 3. State the change you would observe. अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके लिए ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूं वहां पे, so that you guys can do it easily. अब देखो इन योर टेबल हमें रिएक्शन 3 की प्रोग्रेस मॉनिटर करनी है, तो विच एब्जॉर्प्शन यू फील लाइक विल अलाउ मी टू सी द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, C डबल बॉन्ड O, यस यू गाइस आर करेक्ट। सो हमारे पास C डबल बॉन्ड O की एब्जॉर्प्शन होगी विच इज गोइंग टू
चेंज। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है, डोंट गो एंड राइट कि इधर सी डबल बॉन्ड ओ की एब्जॉर्प्शन नहीं है, इधर सी डबल बॉन्ड ओ की एब्जॉर्प्शन होगी। ये बात याद रखना कि तुमने ये रिएक्शन मिक्सचर में डाला है, दिस इज गोइंग इन द रिएक्शन मिक्सचर, राइट। सो इफ यू गाइस आर सेइंग सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है, वी ऑल कैन सी, हम सबको नजर आ रहा है। अब टेबल में अगर जाते हो तो हमें क्या नजर आता है, हमें नजर आता है सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल या कार्बोक्साइल का 1670 टू 1740 है, सो यू कैन राइट दिस एज 1670 टू 1740 है ये कार्बोक्साइल का। और अगर एस्टर में देखोगे यही चीज, सो एस्टर में 1710 टू 1750 है, सो दिस थिंग इज 1710 टू 1750। तो आप ये नहीं लिखोगे इसमें कि पहले सी डबल बॉन्ड ओ था नहीं, अब सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, ये नहीं लिखोगे। इसमें लिखोगे सी डबल बॉन्ड ओ की एब्जॉर्प्शन पहले इधर आ रही थी, अब वो एब्जॉर्प्शन शिफ्ट करके इधर आ जाएगी, ठीक है। डोंट मेक दैट मिस्टेक, इसमें नहीं है सी डबल बॉन्ड ओ, लेकिन ये दूसरा रिएक्शन रिएक्टेंट है हमारे पास यहाँ पे। सो वी शैल से बॉन्ड इज सी डबल बॉन्ड ओ, the absorption shifts from क्या थी 1670 to 1740 to 1710 to 1750। एंड सैडली इसमें और कोई खासी कोई ऐसी अब्जॉर्प्शन और नहीं है, ठीक है। वेयर इज सी डबल बॉन्ड ओ, दूसरा दूसरा मतलब एक तो कार्बोक्सिलिक में है ना, इसमें तो नहीं है, तुम्हारा दूसरे रिएक्टेंट में है। एक कार्बोक्सिलिक में है जो तुम रिएक्ट कर रहे हो इसके साथ, इसमें डालोगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन आना शुरू होगी, और फिर जब एस्टर फॉर्म होगा तो तुम्हारे पास दूसरी एब्जॉर्प्शन आ जाएगी एस्टर। सो दोनों केसेस में तुम्हारा रिएक्शन होने से पहले और बाद में दोनों दफा तुम्हारा सी डबल बॉन्ड होता। अच्छा, वंस अगेन इट्स नॉट रियली द बेस्ट एब्जॉर्प्शन नजर आ रहा होगा कि हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली आपको दिखे ही ना इसमें वंस अगेन, बिकॉज दोनों की काफी ओवरलैपिंग ही होती है। बट देयर वाज, सिंस देयर वाज नो अदर एब्जॉर्प्शन दैट इज क्वाइट इजीली डिस्टिंग्विशेबल, फॉर एग्जांपल सी सिंगल बॉन्ड ओ भी देखते हो, हमें पता है हम 1500 से बिलो की बात ज्यादातर नहीं करते, ठीक है। बेटर इसमें यही था अगर एग्जामिनर ये पूछता कि OH की एब्जॉर्प्शन देके बताओ, बिकॉज वो अपेरेंटली क्लियर होती है हमें, लेकिन सैडली उसने बता दी तो कोई मसले की बात नहीं है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। व्हाट वी केयर अबाउट इज हम जो आंसर अपना बेस्ट से बेस्ट लिख सके। कोई प्रॉब्लम यहां तक, एनी कंफ्यूजन स्टिल ओवर हियर? अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है, H3PO4 also reacts with alcohols to form organophosphates। H3PO4, yes, inshallah लाएगा। H3PO4 also reacts with alcohol to form organophosphates। Organophosphates are compounds similar to esters, they have the general structure shown in figure 3.2, ठीक है। PO फिर OOO and then RRR, okay, so it has something of this kind of structure, ठीक है। Complete the equation to suggest the products of the reaction of H3PO4 with methanol CH3OH। तो अगर हम 3CH3OH रिएक्ट करें with phosphoric acid, तो what do you think, what is the product that is going to form, और क्या चीजें फॉर्म होगी, इस इक्वेशन को हम कंप्लीट कैसे करें? आई थिंक इट्स प्रीटी इजी, बट बस कंफ्यूजिंग सा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू फील लाइक इट्स अ प्रीटी इजी क्वेश्चन, नॉट दैट हार्ड। वाटर होगा, ठीक है, एक वाटर हम मान लेते हैं वाटर होगा, लेट्स सी वाटर किस तरह से बनना है। मेन चीज क्या होगी, वो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो क्या होगी, उसको कैसे फॉर्म करूं मैं? CH3PO4। अच्छा देखो, मेरे हिसाब से देखो, अगर हम ऊपर स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे R इज रिप्रेजेंटिंग एन अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल ग्रुप कहां से आएगा, ऑब्वियसली उस ऑर्गेनिक स्पीशीज से आएगा जो भी रिएक्ट कर रही है, राइट। अब इसमें देखो 3CH3 है, व्हाट आई कैन स्पेक्यूलेट इज कि मोस्ट प्रोबेबली ये भी CH3 है, ये वाला भी CH3 होगा, एंड सिमिलरली ये वाला भी CH3 होगा। मेरा जो अंदाजा पड़ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि R अगर अल्काइल ग्रुप है तो ये कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन रखने वाला ये कोई ऐसा कंपाउंड है। अच्छा, अगर मैं इसको लिखने जाऊं, इन लिखा हुआ इसको लिख से कितने नहीं, इसने लिखा हुआ नहीं है, हाउ डू यू राइट देम डाउन? अच्छा, नाउ इफ आई वांट टू राइट देम डाउन, हाउ विल आई राइट देम डाउन? वेल, मुझे नजर क्या आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि CH3O एक, CH3O दो, और CH3O तीन। I can write this as, maybe perhaps I can write this as CH3O 3, और फिर बाकी PO बच गया तो मैंने उसके बीच में PO लिख दिया, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे लिखा है, देन जस्ट राइट द मोलेक्युलर फॉर्मूला वाला वर्जन, वहां पे आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। सो मे बी यू कुड हैव गॉन एंड बीन लाइक, ओके, C3H3O4P।
आप ये लिख के आ जाते कि भाई ये लग रहा है मुझे, दिस इज थिंग, यू कुड हैव आल्सो रिटन दिस इज द ऑल्टरनेट वे। सो आई बिलीव ये हो रहा है। और बाकी रुमैसा ने बोला कि सर पानी फॉर्म होगा। सो पानी कैसे फॉर्म होगा? पानी हमारे पास ऑब्वियसली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही ज्यादा एक्स्ट्रा बच रहे। तो अगर हम देखें तो मेरे पास जो है वो 4 + 3 7 ऑक्सीजन है, जिसमें से 4 ऑक्सीजन इधर आ गए, यानी मेरे पास मे बी आई हैव गॉट 3 H2O ओवर हियर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो 3 2 जा 6 हो गए, 3 3 जा 9, 9 + 1 10, 10 + 3 12 हो गए, 3 3 जा 6 और 3 2 जा 12। ठीक है, आई थिंक दिस इज प्रॉपर्ली बैलेंस्ड। अच्छा, बिल्कुल सही बोल, H9 ऑल्टरनेट में H9 होगा, C3H9O4P। अच्छा रोमेसा, मैं दोबारा समझा रहा हूं, क्या बोला है उन्होंने आपको बोला है कि भाई आप जो है वो इसको कंप्लीट करो, ठीक है, कंप्लीट द रिएक्शन। वो बोल रहे हैं कोई ऐसी चीज फॉर्म होगी व्हेन यू आर रिएक्टिंग दिस इन दिस, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट विल बी फॉर्म। ठीक है रोमेसा, अब रोमेसा तुमने ये देखना है तुम्हारे पास अल्काइल ग्रुप कौन सा है, व्हाट अल्काइल ग्रुप आर यू गोइंग टू प्लेस इन प्लेस ऑफ आर? कौन सा अल्काइल ग्रुप? यही है ना, CH3 है, और तो कोई अल्काइल ग्रुप है ही नहीं इसमें कोई पॉसिबिलिटी, राइट? सो मेरे हिसाब से रोमेसा क्या हो रहा है, बस यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे इसकी जगह CH3 है, और यहाँ पे इसकी जगह CH3 है। ठीक है, दैट्स प्रीटी मच इट। अब देखो ये CH3O1, ये CH3O2, ये CH3O3, तो मैंने CH3O3 लिख दिया और PO लिख दिया। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया, तुम्हें लग रहा है कि मैं एग्जाम में लिख पाऊंगी, कोई मसले की बात नहीं है, तुम इसका मोलेक्युलर फॉर्म लिख के आ जाओ, 3C 9H, और तुम्हारे पास जो है वो ऑक्सीजन 4 और फॉस्फोरस 1। तुम इसका मोलेक्युलर फॉर्म लिख के आ जाओ अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एंड देयर इज 3H2। अच्छा, compound T is a simple organophosphate. The mass spectrum of T shows a molecular ion peak at 182. Molecular ion peak दिखाई जा रही है 182 पे। इस बात से आपको क्या बचला? What is this line telling you about the compound T? MR, very good. So you are getting to know that the MR of the compound is 182. आपका जो MR है कंपाउंड का, ये याद रखना, मोलेकुलर आयन पीक का जो मास टू चार्ज रेशियो होता है वो आपके कंपाउंड का MR होता है। This peak has a relative intensity of 12.7. ठीक है, the relative intensity of the M+1 peak is 0.84. M+1 peak से निकालते क्या थे, ये इसका काम क्या था M+1 peak का? What did it allow us to do? इससे क्या फायदा था हमें? कार्बन नंबर, वेरी गुड। सो हम इसकी मदद से वी कैन वर्क आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट? एंड वी ऑल नो दैट हाउ वी कैन डू दैट। हमें पता है कि हमारे पास जो होता है I don't exactly remember लिख कैसे था। So basically you have got 100:1.1 n होता है, right? You have got 100:1.1। मुझे ऊपर से हेडिंग मेरे ख्याल से दिमाग से निकल गई, कैसे लिखा था, या मैंने ऐसी लिखा है, बट दिस करस्पॉन्ड्स टू कार्बन 13 एंड दिस करस्पॉन्ड्स टू दी ओरिजिनल थिंग। अगर मैं 100% ओरिजिनल थिंग को बोलूं तो 1.1 n% जो है वो मेरे पास कार्बन 13 होगा। अभी मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास 12.7 है, और 1.1 n असल में आ रहा है 0.84। So I can cross multiply these things and I can work out the value of n, कि वो मेरे पास क्या आ रही है। So it's 100 into 0.84 divided by 1.1 into 12.7, which is coming out to be, according to Rubefa, it's coming out to be 6. I hope कोई और बच्चा भी confirm कर दे कि 6 ही आ रही है वैल्यू। If it's different, तो let me know in that case scenario। ठीक है, 6 आ रही है। अच्छा, अब हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो आ गए इन T, that is 6। अब हमने निकालना है इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला। अच्छा, मोलेक्युलर फॉर्मूला क्या है? ये अभी भी ऑर्गेनोफॉस्फेट ही है, यानी ये ऐसी ही कोई वाहियात सी चीज है। इट्स स्टिल दिस थिंग, इट्स स्टिल समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको अब वैसे ही लिख रहा हूँ जैसे पहले लिखा था, ताकि मैं डायग्राम को देख सकूं और कुछ बातें समझा सकूं। या बल्कि काम करते हैं ना, हाउ अबाउट वी डू दिस। सही है, ये इधर ले आते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। अच्छा, अब देखो ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है, ऑर्गेनोफॉस्फेट में मुझे पता क्या है, मुझे ये पता है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट में एक फॉस्फोरस जरूर है, ठीक है, और मुझे ये पता है ऑर्गेनोफॉस्फेट में 4 ऑक्सीजन जरूर है। बाकी मुझे ये पता है कि 6 कार्बन है, बाकी सारे मेरे ख्याल से हाइड्रोजन ही होंगे। तो इसी तरीके से वर्किंग करके लेट्स वर्क इट आउट। सो व्हाट डू आई नो दैट आउट ऑफ 182, मुझे ये पता है कि 182 में से एक तो फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का AR क्या होता है, लेट्स सब्ट्रैक्ट दैट आउट। फॉस्फोरस का AR होता है 31, ठीक है, इट्स 31। सो लेट्स गो एंड सब्ट्रैक्ट 31। एक फॉस्फोरस, 4 ऑक्सीजन, तो 16 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 6 कार्बन है, सो -6 into 12। व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट टू बी? कितना बच रहा है हमारे पास, ये देखते हैं कितना बच रहा है। फिर अगर और ऑक्सीजन फॉस्फोरस वगैरह डालने पड़े तो देखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इतना कुछ खास बचेगा नहीं। अच्छा, ये देख लो, मैंने ये फॉस्फोरस का सब्ट्रैक्ट किया है, ये मैंने 4 ऑक्सीजन लिए हैं, और ये मेरे 6 कार्बन है, ठीक है, दिस इज 6 कार्बन। 6 कार्बन हमने निकाल लिए।
4 ऑक्सीजन हमको पता है, यहाँ पे एक ऑर्गेनोफॉस्फेट में क्या है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, एक फॉस्फोरस लाजमी होगा, बाकी सारे अल्काइल ग्रुप से। 15 लेफ्ट, ओके, सो इट्स कमिंग आउट टू बी 15 लेफ्ट। मेरे हिसाब से जो हमारे पास चीज आ रही है वो ये आ रही है, और 15 हाइड्रोजन होंगे ऑब्वियसली फिर, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 ही होता है, Ar, सो आई बिलीव दिस मस्ट बी द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। सो मेरे हिसाब से ये है C6H15O4P, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे हिसाब से ये है इस द मोलेक्युलर फॉर्मूला ऑफ टी, राइट? कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई परेशानी, एनीथिंग दैट यू आर नॉट गेटिंग? व्हाई इज द एएस केमिस्ट्री बैच हर वक्त इतना छोटा, इतना डाउन डाउन क्यों होता है तुम लोग का बैच? हाँ, और बाकी बैचेस से सीखो भाई, बी अ लिटिल बिट एक्टिव, थोड़ा सा एक्टिव हो भाई। वी हैव टू डू ऑल ऑफ दीस थिंग्स। लैक्टिक एसिड CH3CH OH एंड पाइरूविक एसिड बोथ कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आपके पास लैक्टिक एसिड और पाइरूविक एसिड है, ठीक है, वो बोल रहे हैं बोथ कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप्स। नजर आ रहे हैं कौन से फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर रहा है एग्जामिनर? which functional group is the examiner talking about in the lactic acid, and which functional groups is he talking about the pyruvic acid? सर कार्बोक्सिलिक ओ एसिड एंड OH, बिल्कुल सही है। तो यू हैव ए कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है, और दूसरा क्या है आपके पास, अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? आई बिलीव दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल है। और अगर मजीद देखोगे तो 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कुछ बातें हमने इधर नोट कर ली है इसके बारे में। अच्छा, और इधर जो है वो ऑब्वियसली हमारे पास कार्बोक्सिलिक है, और ये वाला कीटोन है ना, दिस इज द कीटोनिक ग्रुप। So we have noticed some little bit things about both of these compounds. Explain why lactic acid exists as optical isomers. So why does it exist as optical isomers? और रोवेफा ने बड़ी चीज बताई, देखो यहाँ पे 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल है और यहाँ पे भी मिथाइल कीटोन है, राइट? सो दिस माइट बी अ क्वेश्चन ऑफ कंसर्न, हो सकता है कहीं ना कहीं। तो ये ऑब्जर्वेशन भी हमने कर ली, ये 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल, ये कीटोन है, मिथाइल कीटोन। देयर इज अ कायरल सेंटर अकॉर्डिंग टू Anka, Amna and Rubefa, they are saying there is a chiral center. I do agree with them, मेरे ख्याल से chiral center यहाँ पे, ठीक है, इसमें से ट्रांस पॉसिबल नहीं हो सकती बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। सो व्हाई इज इट एग्जिस्टिंग एज ऑप्टिकल आइसोमर? अच्छा, वैसे ऑप्टिकल आइसोमर होता ही बिकॉज ऑफ कार्बन एटम्स होता है। सो यू विल से दैट a carbon in the structure is bonded to 4 different species, ठीक है, a carbon in the structure is bonded to 4 different species। हम ये लिख देते हैं that is it is chiral and can form isomers that are non super imposable images of each other, ठीक है। आई नो थोड़ा सा मैंने ज्यादा आंसर लिखा है 1 मार्क के लिए, बट आई फील लाइक 1 मार्क के लिए अगर हम थोड़ी सी फौरी कर लें ताकि हमारे मार्क्स कहीं ना कटे, ठीक है। जनरली व्हेन द एग्जामिनर इज आस्किंग यू व्हाई इज इट एग्जिबिटिंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, या व्हाई डज दिस कम अबाउट दिस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो आप ये भी लिखोगे कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट चीजों में बॉन्डेड है, और ये भी लिखोगे कि इसमें नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस बन जाते हैं। इन दोनों पॉइंट्स का ज्यादातर मार्क्स यहाँ देखोगे, these both points are mentioned together, कि ये भी बच्चे ने बताया हुआ कि कायरल है, 4 डिफरेंट स्पीशीज है, और फिर ये भी बताया कि नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस है, ठीक है। सो राइट बोथ थिंग्स, इवन इफ देयर इज अ मार्क ऑफ 1, राइट बोथ थिंग्स, डोंट लीव इट इन द हैंड्स ऑफ द एग्जामिनर। गिव द सिस्टमैटिक नेम ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का मुझे सिस्टमैटिक नेम दे सकते हो? IUPAC नेम 2-hydroxypropanoic acid है। वेरी गुड। रिमेंबर दैट व्हेन यू हैव अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन योर कंपाउंड, तो आपकी कार्बन की नंबरिंग वहीं से ही शुरू होगी, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम देयर। So this is 1 2 3, this is 2-hydroxy and 1 2 3 propanoic acid. So you will write this as, this is 2-hydroxy propanoic acid। और मैंने स्पेसिफिकली लैक्टिक एसिड डिस्कस किया भी है आप लोगों के साथ, ठीक है। अगर आपको याद हो सेल्फ एस्टरिफिकेशन वगैरह, उधर हमने लैक्टिक एसिड के अंदर देखी है बोथ काइंड्स ऑफ। मैंने नाम से वहां पे नहीं करवाया क्योंकि नाम से हमारा इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इन दिस
केस हमारे पॉलिमराइजेशन में A2 में सीख रहे होंगे, तब हमें नाम याद रहना चाहिए इस चीज का। लेकिन हमने इसमें एस्टरिफिकेशन भी देखी, तो हो सकता है ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए इसमें सेल्फ एस्टरिफिकेशन का। लैक्टिक एसिड फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। Complete figure 4.2 to show the formation of a hydrogen bond between one molecule of lactic acid and one molecule of water. Label the hydrogen bond, show any relevant dipoles and lone pairs of electrons. हाँ भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे दिखाएंगे? इसके बीच में और पानी के बीच में। डबल बॉन्ड ब्रेक्स, नो, दैट्स नॉट अ हाइड्रोजन बॉन्ड। हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है। डॉटेड लाइन और क्या चीजें थी? व्हाट वर द अदर थिंग्स दैट आई हैव टू शो? डेल्टा चार्ज, ठीक है, और डायपोल दिखाएंगे, बिल्कुल सही है, डायपोल दिखाएंगे, डेल्टा चार्ज दिखाएंगे, और एक बड़ी मजीद आपने एक बात मेक श्योर करनी है, आप लोन पेयर्स भी दिखाओगे, और जो स्पीशीज है वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? आप जो है वो पानी को इस तरीके से बनाओगे, यू विल ड्रॉ वाटर लाइक दिस, यू विल मेक श्योर दैट यू ड्रॉ दी लोन पेयर्स ऑन दी ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे भी लोन पेयर्स होंगे। अच्छा, ऑक्सीजन नेचुरली क्या होता है? ऑक्सीजन नेचुरली इधर भी डेल्टा नेगेटिव होगा, ये दोनों डेल्टा पॉजिटिव, और ये डेल्टा पॉजिटिव, और ये डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, है ना? तो हमारे पास ये चीज आ गई। देखो मैंने एक बहुत बड़ी मेक श्योर करी है चीज, कि मेरा जो ये ऑक्सीजन है जिसके जो हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, ठीक है, द हाइड्रोजन दैट विल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके साथ जो बॉन्डेड है डायरेक्टली ऑक्सीजन, वो मैं स्ट्रेट लाइन में दिखाऊंगा। और फिर मजीद ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड जिस ऑक्सीजन तक बनाएगा, जिसके लोन पेयर तक, ये तीनों स्पीशीज एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए है। दीज कैन नॉट बी मेड डायगनली ऐसे, ये ऑक्सीजन ऊपर यहाँ नहीं बनाया जाता, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे सीध में ही होना है। आप नीचे भी करके बना सकते हो सीध में, यू कैन इवन ड्रॉ इट इन डाउनवर्ड्स इन, बट इट शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, द स्ट्रेट लाइन शुड नॉट बी वायलेटेड। आपकी जो स्ट्रेट लाइन चाहिए वायलेट नहीं होनी चाहिए। वैसे आई वुड जेन्युइनली रिकमेंड, अगर इसकी बॉन्ड की डायरेक्शन ऐसी है तो इसकी बॉन्ड की डायरेक्शन भी ऐसी ही होगी। डैश लाइन, आपने लोन पेयर्स लाजमी दिखाने, आपने डायपोल्स लाजमी दिखाने हैं, और हाइड्रोजन से एक डैश लाइन निकल रही है, ऑक्सीजन के लोन पेयर तक जा रही है। कोई परेशानी आपको इस सवाल में? और क्वेश्चन भी जरूर पढ़े, उन्होंने बोला है लेबल द हाइड्रोजन बॉन्ड, सो वी शैल लेबल दिस वन एंड वी विल से दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, नो परेशानी होपफुली। Two possible synthesis of pyruvic acid are shown in figure 4.3 and 4.4. Each synthesis has a total of 3 steps. प्रोपीन को पहले Br2 के साथ रिएक्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप में, तो ये चीज बन जाती है। देन देयर इज अ सेकंड स्टेप, देन देयर इज अ थर्ड स्टेप एंड यू गेट पायरुविक एसिड, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है पता नहीं, थर्ड स्टेप लग रही है ऑक्सीडेशन, सही है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें इथेनॉल को लेते हैं, फर्स्ट स्टेप करते हैं, सेकंड स्टेप करते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं, लैक्टिक एसिड को ऑक्सीडाइज करते हैं थर्ड स्टेप में, तो पायरुविक एसिड बन जाता है, ठीक है। देखते हैं क्या किया इन लोगों ने। Complete the diagram in figure 4.5 to show the mechanism for the reaction of propene with Br2. Include charges, dipoles, lone pairs of electrons and curly arrows as appropriate. तो बोल रहे हैं भाई प्रोपीन में आप ब्रोमीन का जो रिएक्शन होगा प्रोपीन के साथ, उसका आप पूरा मैकेनिज्म हमें बना के दिखा दें। तो इस मैकेनिज्म में हम क्या क्या चीजें दिखाते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर हियर? डायपोल्स दिखाएंगे, बिल्कुल सही है। सो ये जो हमारा डबल बॉन्ड होगा, दिस विल इंड्यूस अ डायपोल ऑन दिस, ये बन जाएगा डेल्टा पॉजिटिव और वो बन जाएगा डेल्टा नेगेटिव। दिस विल बिकम डेल्टा पॉजिटिव, दिस विल बिकम डेल्टा नेगेटिव। और क्या दिखाऊंगा मैं? एरो फ्रॉम डबल बॉन्ड टू, यस, यू विल शो दैट दिस बॉन्ड ब्रेक्स एंड अटैक्स द ब्रोमीन। और क्या होगा इसमें? एंड वेयर इज द अदर एरो? Br एरो, एक एरो यहां से टूटेगा और ये हेटेरोलिटिक फिजन के थ्रू ये अपना ब्रोमीन जो है वो ये इलेक्ट्रॉन भी वापस ले लेगा। अच्छा, फिर क्या हमने दिखाना है? नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू? अब हम ये दिखाएंगे कि ये हो गया। अच्छा, ब्रोमीन किधर जाएगा? क्योंकि ये ब्रोमीन की एडिशन हो रही है, इसमें कोई हाइड्रोजन हमें देखना वेखना नहीं है, तो आप ब्रोमीन कहीं भी ऐड कर सकते हो, उसको कोई मसला नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम्स ओवर देयर। सो आई एम ड्राइंग इट लाइक दिस। मैं इसको जो हूं वो ऐसे बना रहा हूं कि यहाँ पे Br अटैच कर देते हैं और इसको पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं, इसको कार्बोकैटायन बना देते हैं, ठीक है। सर इस पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कॉजिंग रिपल्जन, जिसकी वजह से डायपोल, हाँ बेसिकली रोमेसा, सिंगल बॉन्ड में तो सिर्फ एक दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, डबल बॉन्ड में तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसी छोटी सी स्पेस में। तो दिस डबल बॉन्ड इज बेसिकली इंड्यूसिंग अ डायपोल ऑन इट। ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डायपोल इंड्यूस कर रहा है ऑन द Br ऑन दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, आपके पास ये आ गया। और क्या दिखाते हैं हम इसमें ये दिखाएंगे कि एक Br होगा विद अ नेगेटिव चार्ज और उसके ऊपर एक लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, और फिर ये Br जो है वो अपना लोन पेयर लेके कार्बोकैटायन को अटैक कर डालेगा और आपके पास फिर आपकी फाइनल चीज आ जाएगी, ठीक है। आई होप देयर आर नो कंफ्यूजन टू दैट।
हाँ जी, ठीक है। अच्छा, write an equation for the oxidation of lactic acid to pyruvic acid, the third step of figure 4.4, use O to represent oxygen from an oxidizing। अच्छा, मैं काम कर रहा हूँ। Let's get this is 1C skeleton formula, तो नहीं, cause addition and removing double bond, this is 1C skeleton formula। क्या मतलब, ओ सॉरी, एक चीज मैंने गलती कर दी है, I made this mistake, ये ऐसे होना था, BR होगा ऐसे, like this। अच्छा, दूसरी बात क्या हो गया, यही यही पूछ रहे थे, ठीक है, हाँ, थैंक यू, थैंक यू, वो मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये मैं लैक्टिक एसिड भी ला रहा हूँ और पायरुविक एसिड भी ला रहा हूँ टू डिस्प्ले ऑन टू यू गाइस ऑन दिस साइड। तो आप लोग फिर मुझे जो है वो इसकी इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करके बताओ कि इक्वेशन आपके पास क्या आ रही है। सो व्हाट वुड बी द इक्वेशन ओवर हियर, ये लैक्टिक एसिड है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, मैं ऑक्सीडाइज भी लिख लेता हूँ, यूर ऑक्सीडाइजिंग इट। अब क्या हमारे पास चीज फॉर्म होगी, पायरुविक एसिड को क्या लिखूं और फर्दर चीजें क्या बनेंगी, और बैलेंसिंग इस इक्वेशन की क्या होगी हमारे पास। मेरे ख्याल से पायरुविक एसिड तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, राइट, दिस विल बी CH3 CO देन COOH, है ना, CH3 CO एंड देन COOH। और क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, और क्या चीजें दिखाऊं मैं इधर, बाकी पानी होगा, ठीक है, और कितना पानी होगा, हाउ मच वाटर, बस यही है। आई थिंक दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन ही, देयर इज नथिंग एल्स दैट आई नीड टू शो फ्रॉम ओवर हियर, ठीक है, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। COH को वी विल कंसीडर अ मिथाइल ग्रुप, नो, COH को तुम मिथाइल ग्रुप कंसीडर नहीं कर रहे, तुम COH को कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही कंसीडर कर रहे हो। व्हाई वुड यू कंसीडर इट एज अ मिथाइल ग्रुप भाई, क्या हो गया रोमेसा, ये रहा COH एज इट इज, COH यहाँ पे आ गया, why it is forming ketone, this is not forming ketone, 2 degree alcohol ketone form कर रहा है, the 2 degree alcohol is forming a ketone, 2 डिग्री अल्कोहल है वो कीटोन बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइजेस टू अ कीटोन, है ना। व्हाट्स बॉन्डेड टू 1CH3, नो इट्स नॉट बॉन्डेड टू 1CH3, इसको तो मिथाइल ग्रुप नहीं अज्यूम कर रहे हो, मतलब देखो ये वाला कार्बन जो है वो 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है ना, सो ये 2 डिग्री है, सिंस दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 कार्बन, इट्स नॉट अबाउट इसको ये नहीं देखो कि मिथाइल है इथाइल है क्या है, जस्ट लुक एट दिस, कार्बन का ग्रुप है, अगर कार्बन है उसका मतलब उसको कंसिडर करोगे एज दैट, ठीक है, कार्बन का है, इट्स नॉट अबाउट द मिथाइल इथाइल, जो भी कार्बन का ग्रुप होना चाहिए जो भी हो। अच्छा, बाकी हमारी बैलेंसिंग भी डन है, लेट्स मूव ऑन। क्या है, कंप्लीट टेबल 4.1 to give the details and reagents and conditions used in each of the two syntheses as shown in figure 4.3 and 4.4। अच्छा, अब हमने जो है वो reagents बताने हैं और conditions बतानी है, ठीक है। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डू फॉर प्रोपीन। प्रोपीन में हमने क्या किया है, प्रोपीन में हमने सबसे पहले तो ब्रोमीन ऐड किया, ठीक है, फिर कुछ किया है सेकेंड स्टेप में, तो कुछ बना हमारे पास, और फिर उस सेकेंड स्टेप को हमने ऑक्सीडाइज कर दिया टू गेट पायरुविक एसिड। क्या ख्याल है क्या किया होगा इस केस में, what do you think has really gone in over here, NaOH substitution, according to Rovefa and Amna, they're saying that we are most probably using NaOH aqueous over here। और उससे क्या वो बताना चाह रहे हैं, वो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि मे बी व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड इज यहाँ पे OH की सब्स्टिट्यूशन हुई है, they're trying to say this कि मे बी यहाँ पे OH की सब्स्टिट्यूशन हुई है, एंड देन व्हाट हैपेंड इज व्हेन यू ऑक्सीडाइज्ड इट, आपने जब ऑक्सीडाइज किया इसको, तो जब आपने ऑक्सीडाइज किया इसको तो व्हाट हैपेंड वाज दिस थिंग, सिंस दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ये चीज बदल जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड में, और क्योंकि ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक कीटोन में, राइट, यही बोल रहे थे नहीं रुबैफा, डबल बॉन्ड तो यहाँ पे टूट गया ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट गया, अब यहाँ पे तो डबल बॉन्ड नहीं है, यू कैन नॉट पुट अ डायऑल ओवर हियर, डबल बॉन्ड ऑन, फिनिश उसकी कहानी पहले स्टेप में। दिस इज द मैकेनिज्म दैट इज हैपनिंग ओवर हियर। आपका प्रोपीन को हमने पहले Br ऐड किया, फिर उस Br को हटा के मैंने अल्कोहल डाल दिया NaOH एक्वियस इस्तेमाल करके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करी, और फिर मैंने उन अल्कोहल ग्रुप्स को ऑक्सीडाइज कर दिया, सेकेंडरी अल्कोहल हम सबको पता है कीटोन बन जाता है, प्राइमरी अल्कोहल हम सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। सो द सेकंड स्टेप आई बिलीव इज NaOH एक्वियस, यहाँ पे लिखते हैं NaOH aqueous, और इसकी कंडीशन याद है किसी को, व्हाट इज द कंडीशन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोजन एल्केन्स, और क्या करना पड़ता है यहाँ पे, हीट अंडर रिफ्लक्स, यस, सो प्लस हीट अंडर रिफ्लक्स,
अच्छा, एंड देन व्हाट हैपेंस इज हमने थर्ड स्टेप डिस्कस किया कि हमने उसको ऑक्सीडाइज किया है। ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम रिएजेंट अल्कोहल्स के लिए? व्हाट डू वी नॉर्मली डू? K2Cr2O7, वरना इसके अलावा आप KMnO4 भी लिख सकते हो, तो कोई मसले की बात नहीं है। सो वी विल से एसिडिफाइड K2Cr2O7, बस एसिडिफाइड K2Cr2O7 और उसको भी हीट अंडर रिफ्लक्स कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज वी वांटेड टू गो इनटू कंप्लीशन, हीट अंडर रिफ्लक्स। सही है। अच्छा, और फिर क्या है, सिंथेसिस फ्रॉम इथेनॉल। अब इथेनॉल वाली देखते हैं। अगर मैं इथेनॉल की बात करूं तो फर्स्ट स्टेप में इसको कुछ और चीजों बनाया है, फिर सेकंड स्टेप में हमने इसको लैक्टिक एसिड बनाया है। अच्छा, अगर जरा गौर करोगे, जरा सा गौर करो अगर इस बात पे, तो नजर आएगा बड़ा क्लियरली कि यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये 2 कार्बन का कंपाउंड था, इसको इन्होंने 3 कार्बन में कैसे तब्दील किया? हाउ डू यू कन्वर्ट एन अल्डिहाइड और अ कीटोन इनटू मोर कार्बन कंपाउंड? मतलब उसमें एक और कार्बन कैसे डाला जाता है? तो याद आएगा जल्दी से, यस, यू डू द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, HCN and NaCN, हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बनाया जाता है। तो मेरे हिसाब से इस केस में करा क्या है इन लोगों ने, जहां तक मुझे समझ में आ रही है बात, उन्होंने कुछ ऐसा किया है, दे हैव डन समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यानी अगर मैं इसको अब डिस्प्लेड बना लूं, तो डिस्प्लेड अगर हम बनाते हैं तो डिस्प्लेड में ये कुछ ऐसा है, 1 2 3, ये हो जाएगा H, 1 1 2 3। आई बिलीव ये किया इन लोगों ने, 3 कार्बन की चेन बनाई है, ठीक है। फिर इसको लैक्टिक एसिड में कैसे तब्दील किया होगा? हाउ डू दे कन्वर्ट दिस थिंग इनटू लैक्टिक एसिड? हाइड्रोलिसिस करी, and they've done a acidic hydrolysis, right? So this has been converted into this through acidic hydrolysis। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस कैसे होती है? H2SO4 एक्वियस में कर दो या HCl एक्वियस में कर दो डाइल्यूट में, तो हाइड्रोलिसिस हमारी हो जाती है। उसके बाद पायरुविक एसिड के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम लिख लेते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप वी विल से, ओके, द फर्स्ट स्टेप इज HCN in NaCN। इसकी कोई कंडीशन होती है HCN NaCN वाले की? Any condition over here? Ethanolic? No, it's not ethanolic over here. Heat under reflux यहाँ पे भी होती है, plus heat under reflux। अच्छा, इसके अलावा सेकंड स्टेप हमने क्या देखा? हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस लिखी। अच्छा, इसमें अब जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो उधर मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइल्यूट एसिड इस्तेमाल होगा, ठीक है। नाउ यू कैन राइट डाइल्यूट HCl एक्वियस और यू कैन राइट डाइल्यूट H2SO4 एक्वियस। ज्यादातर हम H2SO4 इस्तेमाल करते हैं, सो आई एम राइटिंग डाइल्यूट H2SO4 एक्वियस, ठीक है। आप HCl एक्वियस भी लिख सकते हो, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात क्या आ जाती है हमारे पास, फिर हमें क्या करना है? सर व्हाट टू डू? अच्छा, एक मिनट बताता हूँ। अच्छा, लास्ट चीज क्या है, हमने क्या किया है? हमने लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया है। हमने सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया, तो मेरे ख्याल से K2Cr2O7, राइट? नो आमना, एक्वियस डज नॉट इंडिकेट इट्स डाइल्यूट, एक्वियस इंडिकेट्स इट्स इन वाटर, ठीक है। डाइल्यूट के लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा स्पेसिफिकली, इट्स डाइल्यूट एक्वियस, वरना तुम कॉन्सेंट्रेट लिखोगे। अच्छा, और मेरे ख्याल से लास्ट वाला वो ये K2Cr2O7 वाला रिएक्शन है, अल्कोहल को कीटोन में तब्दील किया है ना। सो आई बिलीव दिस इज वंस अगेन एसिडिफाइड K2Cr2O7 and plus you will say heat under reflux, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? एनीथिंग दैट इज अ प्रॉब्लम टू यू गाइस? कोई चीज जो समझ में नहीं आई?